नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर ऑनलाइन एंड फिजिकल स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल IAS 36 हमने स्टार्ट किया था। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं इस वक्त IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। इसमें हमने कल बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके रूल्स, उसकी डेफिनेशंस, उसके पॉसिबल इंडिकेशंस और फिर 4-5 सवाल छोटे छोटे से प्रैक्टिकली सॉल्व किए थे। इंशाल्लाह वहीं से बात को आगे बढ़ाऊंगा। हमने कल डिस्कस किया था IAS 36 कहता है कि अगर आपके एसेट की कैरिंग वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू रिकवरेबल अमाउंट, तो आप अपने एसेट पे इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल कल दी थी, 8 लाख रुपए का एसेट था, एक साल में 2 लाख से डेप्रिशिएट होती 6 लाख रुपए की कैरिंग वैल्यू। फिर हमने उसकी रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट की, जिसका तरीका IAS ने कहा है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स और वैल्यू इन यूज, दोनों हमने सामने रखी थी। हमारी वैल्यू इन यूज हायर थी 590, जिसको मैंने यहाँ पे सर्कल करके पिक किया। रिकवरेबल अमाउंट 590, 10,000 रुपए का इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट मशीन क्रेडिट और इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। ये सिंगल एसेट था। मैंने कहा था अगर एक से ज्यादा एसेट हो, नॉर्मली पेपर में जब सवाल ज्यादातर आया है तो उसमें एक से ज्यादा एसेट्स हैं, और एक से ज्यादा एसेट्स पे आप CGU बना देते हैं, कैश जनरेटिंग यूनिट, और उस CGU की वालेकुम अस्सलाम एक ओवरऑल कैरिंग वैल्यू और फिर उसकी ओवरऑल आपके पास रिकवरेबल अमाउंट होती है। हम उसको कंपेयर करते हैं। जिस तरह यहाँ पे 10 लाख रुपए CV थी, 9 लाख रुपए एज्यूम किया था रिकवरेबल अमाउंट है, तो 100,000 का इम्पेयरमेंट लॉस हमने रिकॉर्ड किया था। फिर हमने कहा था क्योंकि ये तो सिंपल मैंने बनाया था, यहाँ पे कोई गुडविल या कोई फिजिकल डैमेज नहीं था, तो हमने पूरा का पूरा 1 लाख रुपए चार्ज कर दिया था प्रो रेट पे, मतलब इनके रेशो पे। उसके बाद ये डेफिनेशन थी, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। रिकवरेबल अमाउंट क्या है, वैल्यू इन यूज क्या है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या है, CGU क्या है और इम्पेयरमेंट लॉस क्या है। फिर पॉसिबल इंडिकेशन भी हमने डिस्कस की थी कि कब इंटरनली और एक्सटर्नली हम इस चीज को देखते हैं कि हमारे एसेट में इम्पेयरमेंट नजर आ रही है। क्वेश्चन 1, 2 बहुत सिंपल थे। एक में हमने जस्ट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, दूसरे में वैल्यू इन यूज। फिर इत्तेफाक से वही वैल्यू अगले सवाल में थी और उसमें हमने कंपेयर किया विच वन इज हायर। उसको हमने कहा रिकवरेबल अमाउंट जो कि 170 थी, और फिर हमने 170 और 150 और 170 और 200 दो मरतबा कंपैरिजन किया। एक मरतबा कहा कि इम्पेयरमेंट लॉस है और एक मरतबा का इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में कैरिंग वैल्यू 20 मिलियन, रिकवरेबल अमाउंट बेस हो रही थी वैल्यू इन यूज पे। दो डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट हुई थी, एक में फ्यूचर के बेनिफिट शामिल थे और एक में फ्यूचर के बेनिफिट शामिल नहीं थे। हमें चूंकि आज की करंट कैरिंग वैल्यू से कंपेयर करना था और उसमें चूंकि फ्यूचर के बेनिफिट भी शामिल नहीं होते, तो हमने एक्सक्लूड वाली 18 से कंपेयर किया, तो हमने कहा 2 मिलियन का लॉस है। क्वेश्चन 4 के बाद 5 पे गए थे और बड़ा आसान सवाल था। 2 यूनिट थे X और Y। एक और एसेट था ऑफिस बिल्डिंग जो कि मौजूद नहीं था दोनों यूनिट्स में। कहा था कि उसकी कैरिंग वैल्यू की रेशो पे आप इसको ऐड कर दें। ऐड कर दिया था, 30 हो गया था, 12 और 80। 12 वाले की CV ज्यादा हो रही थी एज कंपेयर टू RA, 18 वाले की CV कम हो रही थी, तो वहां पे इम्पेयरमेंट लॉस नहीं था। जो इम्पेयरमेंट लॉस था उसको हमने एलोकेट भी कर दिया था और उसकी यहाँ पे एलोकेशन भी दिखाई थी। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान था, सिरात मुस्तकीम था। उसमें सिर्फ एक वैल्यू एडिशन था, गुडविल, और ये मैंने बता दिया था अगर गुडविल होगी, वैसे तो फिजिकल डैमेज अगर होगा तो सबसे पहले उसको, देन गुडविल को, देन अदर एसेट ऑन प्रोरेट। तो हमने यहाँ पे चूंकि देयर इज नो फिजिकल डैमेज बट गुडविल इज देयर, अदर एसेट आल्सो देयर,
तो हमने इम्पेयरमेंट लॉस में से पहले मैक्सिमम किसको चार्ज किया, गुडविल को, वो खत्म हो गई बिल्कुल। फिर भी 5 मिलियन का लॉस था जो कि हमने चार्ज किया प्लांट और इक्विपमेंट को। यहीं तक कल हमने सॉल्व किया था, एम आई राइट? यहाँ से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और आज इसके आगे की जो क्वेश्चन है हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड जाएंगे। 7 बल्कि मैंने होमवर्क दिया था और इंतहाई आसान सवाल था। मैं वंस आपके सामने सिर्फ इसको पेश करके इस पर लिख दूं कि होमवर्क था, ताकि फाइल जब मैं आपको ग्रुप पे शेयर करूंगा तो उसमें आपको ये, उबैद भाई कितनी दफा ऐड होंगे आप? अच्छा भाई, ऑनलाइन आप लोग को आवाज आ रही है ना? जी सर। ओके, यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ये मैंने कहा था आपने सेल्फ ट्राई करना है, बड़ा आसान सवाल था और इसमें माशाल्लाह उबैदुल्लाह आप कितने कितने सिस्टम से ऐड हो रहे थे। अगर आपने अटेम्प्ट किया, बहुत स्ट्रेट सवाल था। 10,000 रुपए की इसकी रिकवरेबल अमाउंट है और 15,000 रुपए की कैरिंग वैल्यू है। तो इज देयर एनी इम्पेयरमेंट लॉस, हाउ मच, और इज देयर एनी फिजिकल डैमेज, यस सर। इज देयर एनी गुडविल? तो फिर ये तो डायरेक्ट स्ट्रेट प्रोपोर्शनेट करना था। 3/15, 2/15, 6/15, 4/15। तो आई होप कि आपने कर दिया होगा ये, राइट? उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 जो ना थोड़ा सा टिपिकल है। नॉर्मली मैं इसको एंड में करवाता हूँ, लेकिन चूंकि अभी आ गया है तो फिर देख ही लेते हैं इसको। सवाल नंबर 8 में एक नया कॉन्सेप्ट है और उबैदुल्लाह भाई आप कितनी दफा आ रहे हैं? उबैदुल्लाह उबैदुल्लाह 4 मरतबा। अच्छा भाई, सवाल नंबर 8 सफा नंबर 3 आपके हैंडआउट पे मौजूद है और इस सवाल में एक और नया कॉन्सेप्ट है जो कल हम बात कर रहे थे। तो शायद वालेकुम सलाम, मैंने एक जुमला कहा था कि ये तो मैंने कहा था कि इम्पेयरमेंट लॉस से इम्पेयरमेंट गेन नहीं है, लेकिन शायद मेरे मुंह से एक दफा जुमला निकल गया था कि रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। फिर मैंने कहा था नहीं, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस है लेकिन इम्पेयरमेंट गेन नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इम्पेयरमेंट गेन एंड रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। देखिए, इम्पेयरमेंट गेन तो शायद हम इस तर्ज पे लेते हैं कि आपने एसेट लिया, कल वाले एसेट की बात कर लूं, 8 लाख का मैंने लिया था, जो मिसाल दी थी सबसे पहली एग्जांपल। 4 साल की लाइफ रखी थी और पहले साल 2 लाख से उसको मैंने डेप्रिशिएट किया था, तो मेरी सीवी कितनी आ रही थी? 6 लाख। और मैंने कहा था आर ए जो हम कैलकुलेट करके लाए थे वो 590 बन रही है। सर स्क्रीन नहीं आ रही, शो नहीं हो रही स्क्रीन। स्क्रीन नहीं आ रही? आ रही है सर। बाकी इसमें आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। अच्छा जी सर। मैं ये दोबारा शेयर कर देता हूँ। जी भाई आप बताएं किसके पास स्क्रीन नहीं आ रही थी? जी सर मेरे पास नहीं आ रही, सलमान बात कर रहा हूँ। अभी भी कौन बात कर रहे हैं? सलमान। सलमान जौहरी। जी जी। जी सलमान, आपके पास स्क्रीन क्यों नहीं आ रही? खैरियत? बाकी बच्चों के पास तो आ रही है। आप चलो मैं रीज्वाइन चेक कर लेता हूँ। आप रीज्वाइन करें क्लास। जी जी। ठीक है, चलें। जी जी ओके। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, तो मैं अभी ये कह रहा था कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम ये सोचें कि यार 590 के बजाय आपकी जो रिकवरेबल अमाउंट है, सपोज करें वो आ जाती 6,20,000 रुपए, मतलब कैरिंग वैल्यू कम हो जाती और रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो जाती, तो शायद हमारे ध्यान में आ रहा था इम्पेयरमेंट गेन। तो मैंने कहा था देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट गेन, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। वो सीन तो यही बनेगा कि जब आपके एसेट की कैरिंग वैल्यू कम हो जाए एज कंपेयर टू रिकवरेबल अमाउंट। इम्पेयरमेंट लॉस तो कब है? जब कैरिंग वैल्यू ज्यादा हो जाती है। अब मैं रिवर्स जुमला बोल रहा हूं, जब आपके एसेट की कैरिंग वैल्यू कम हो जाए एज कंपेयर टू
अब आप बोलेंगे सर कल एक दो सवाल में ऐसी सिचुएशन भी आई लेकिन आपने खामोशी इख्तियार की, जब आपने 2 लाख रुपए को 1,70,000 से कंपेयर किया तो उस वक्त तो आपने कहा कि इम्पेयरमेंट लॉस है, लेकिन जब आपने 1.5 लाख को 1,70,000 से कंपेयर किया तो आपने कहा देयर इज नो इम्पेयरमेंट लॉस। तो याद रखिए उस वक्त सर आपने ये नहीं बोला कि रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस या इम्पेयरमेंट गेन, तो याद रखिए रिवर्स उस वक्त पॉसिबल है जब प्रीवियस ईयर्स में आपने किसी एसेट पे इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज किया हो। नहीं, गलत नहीं होगा, तब्दीली आ जाए, अगले साल फेवरेबल चेंज आ जाए, आपकी रिकवरेबल अमाउंट बढ़ जाए, मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, तो एक लिमिट है, उस लिमिट तक हम अपने एसेट को इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स कर सकते हैं। इम्पेयरमेंट गेन नहीं होगा, आपको लगेगा कि इम्पेयरमेंट गेन का सीन हो गया है, यानी कैरिंग वैल्यू लेस हो जाए, कैरिंग वैल्यू लेस हो जाए और उसकी रिकवरेबल अमाउंट बढ़ जाए। जी बोले, कोई सवाल? नहीं, करंट ईयर में एडजस्ट करेंगे क्योंकि ये एस्टिमेशन होती है आपकी चीजें, हम जो वैल्यू इन यूज निकालते हैं वो एक्चुअल होती है, एस्टिमेटेड होती है, एस्टिमेटेड है, तो ये एस्टिमेशन पे चीजें चल रही होती है। IAS 8 हमने पहले ही पढ़ लिया था। हाँ हाँ, कुछ भी हो सकती है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना, ये रिवर्स करने की बात कर रहे हैं? अच्छा, रिवर्स में एक बात बता दूं, इनके सवाल पे इन्होंने पूछा है कि सर कोई भी हमारा एसेट हो उसको जाके जिस एसेट पे इम्पेयरमेंट लॉस हुआ था ना वही रिवर्स होगा, उसी एसेट का। हाँ वो तो एक्यूमुलेटेड, तो मैं जब खोल रहा था ना तो वो अगर वो तो मैंने एक सिंपल एसेट के लिए कहा था। अगर मैं आपको ये बता दूं, एक सवाल यहाँ पे हमें रेज हुआ है, मैंने एक एंट्री यहाँ बनाई थी, ये रही इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट यूनिट एक्स और बिल्डिंग क्रेडिट। अगर मैं यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एक्यूमुलेटेड करता ना तो मुझे एक्यूमुलेटेड कितनी मरतबा क्रेडिट करना पड़ता? 2 मरतबा। एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस यूनिट एक्स, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस बिल्डिंग, क्योंकि एक्यूमुलेटेड तो रियल अकाउंट है, कॉन्ट्रा एसेट है, वो हर एसेट का सेपरेट होता है, लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रियल अकाउंट की नॉमिनल है, प्रॉफिट एंड लॉस आइटम है, वो फॉर द ईयर होता है, कंट्रोल अकाउंट है, वो एक ही अकाउंट में सब कुछ जा रहा होता है। जब हम डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करते हैं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो वंस डेबिट करते हैं, लेकिन एक्यूमुलेटेड अगर कर रहे हैं तो हर एसेट का सेपरेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा, राइट? एक बात तो ये, लेकिन इनके सवाल में एक बात मैं और एक्सप्लेन कर दूं, इनके सवाल से मेरे जहन में भी वैसे मुझे बतानी थी लेकिन जहन में भी आ गई फौरन, कि गुडविल अगर आपने वंस इम्पेयर्ड कर दी इट कैन नॉट बी रिवर्स, और इस सवाल में भी है गुडविल भी पिछले साल रिवर्स हुई है, हम उसको इम्पेयर्ड हुई है। IAS कहता है गुडविल वंस इम्पेयर्ड कर दे कैन नॉट बी रिवर्स। गुडविल के अलावा अब मैं आपको मिसाल दूं, कल हमने आखिरी सवाल भले ही आगे जाके हमारा रिकवरेबल अमाउंट वापस से इंक्रीज कर जाए तो भी हम गुडविल नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि सर अगर हमारा रिकवरेबल अमाउंट इंक्रीज कर जाए एज कंपेयर टू CV, और रिवर्सल तो उसी वक्त बनेगा ना जब आपका रिकवरेबल अमाउंट बढ़ जाए एज कंपेयर टू कैरिंग वैल्यू, लेकिन उसमें हम अदर एसेट को तो करेंगे, गुडविल को कंसीडर नहीं कर सकते, राइट? और वैसे देखिए गुडविल की इंडिविजुअल इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि गुडविल तो हम डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इंटेंजिबल एसेट है, दैट्स व्हाई IAS कहता है इट कैन नॉट बी रिवर्स। अच्छा, मैं आपको मिसाल दे रहा था, कल हमने आखिरी सवाल किया था क्वेश्चन नंबर 6, गुडविल 10 मिलियन, प्रॉपर्टी 20 मिलियन, प्लांट इक्विपमेंट 30 मिलियन, 60 45 15 का इंपेयरमेंट लॉस। तो हमने 10 मिलियन गुडविल को राइट ऑफ किया, बाकी 5 मिलियन उन दोनों में एलोकेट किया। उसके बाद मैंने ये सवाल अगर आपके सामने स्क्रीन पे रखूं तो हमारे पास बाद में जो 2 एसेट बच गए थे उनकी वैल्यूज कितनी कितनी बची हुई थी? एक की बच गई थी, अगर मैं यहाँ चेक करूं 20 - 2 18 और 30 - 3 27, 27 + 18 = 45। अगले साल अब तब्दीली आ जाए और रिकवरेबल अमाउंट ऊपर चली जाए तो भी हम गुडविल को रिवर्स, लेकिन प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट को रिवर्स
लेकिन उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। अब वो रूल क्या है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम इस सवाल पे जाएंगे जो सवाल हमने सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 8। एक रूल तो मैंने आपको ये बता दिया, वंस आपकी गुडविल राइट ऑफ हो जाए इट कैन नॉट बी रिवर्स। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर आपने रिमेनिंग एसेट पे जो रिवर्सल करनी है उसके लिए कंडीशन, मैं एक सवाल से हट के पहले एक जनरल बात आपसे करूंगा, फिर मैं सवाल की तरफ जाऊंगा। सपोज करें आपने एक एसेट खरीदा और उस एसेट की आप कोई भी एक कैरिंग वैल्यू या कॉस्ट एज्यूम कर लेते हैं और उसकी एक लाइफ यहाँ पे रखते हैं। सपोज करें मैंने एसेट किया 1 लाख रुपए का, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 लाख रुपए का एसेट, और बिल्कुल अभी ब्रांड न्यू है, 5 साल की लाइफ है, सिरात मुस्तकीम डेप्रीशिएशन, तो 0 सैलवेज वैल्यू। पहला साल गुजरा, 1 लाख पे कितना डेप्रीशिएट आपने कर दिया? 20,000। 100,000 डिवाइडेड बाय 5। 1 साल के बाद आपके एसेट की सीवी आ रही है 80,000, सीवी कैरिंग वैल्यू। सपोज कर रहा हूं रिकवरेबल अमाउंट मैंने चेक की, तो आर ए जो है, सपोज कर लेते हैं कुछ भी कर दे, फॉर एग्जाम्पल 60। इज देयर एनी इम्पेयरमेंट लॉस? बिकॉज कैरिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट। कितना इम्पेयरमेंट लॉस है? 20,000। अब आपका एसेट बच गया 60,000। कल किसी भाई ने सवाल पूछा था कि सर अब ये डेप्रिसिएशन आने वाले सालों में कैसे होगा, तो मैंने कहा था अब जो आपकी नेट बुक वैल्यू है उसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करेंगे। मैंने भी आपसे कहा कि इसकी लाइफ जो है वो 5 साल है, तो इसका मतलब है अभी भी इसकी लाइफ कितनी बची हुई है? 4 साल। 1 2 3 4। आपकी बुक में 1 साल के बाद एसेट 60,000 का हो गया, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, 100 माइनस 20 माइनस अनदर 20, इट वुड बी 60। अब मैं अगले साल जाता हूं, 60,000 मेरे एसेट की यहाँ पे कैरिंग वैल्यू आ रही है बैलेंस शीट पे, 4 साल की लाइफ पे रिमेनिंग 4 पे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? अब मेरे पास यहाँ पे एसेट की कैरिंग वैल्यू 45,000, एम आई राइट? 60 माइनस 15 इक्वल टू 45 लाख रुपए का एसेट था, 5 साल की लाइफ थी। पहले साल 20,000 डेप्रिशिएट करने के बाद उसकी वैल्यू 80,000, रिकवरेबल अमाउंट कम हो गई थी, 20,000 रुपए से क्या रिकॉर्ड कर दिया था? इम्पेयरमेंट लॉस। 100 माइनस 20 इक्वल टू 60। 60 जिस दिन इसकी रिकवरेबल अमाउंट थी और हमने इम्पेयरमेंट लॉस किया तो अल्टीमेटली मेरा एसेट 60 पे आ गया। 60 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ 4 साल 15,000 रुपए। अब मेरे एसेट की वैल्यू आ रही है 45। 60 माइनस 15, या आप ऐसा कर लो कि 100 माइनस 20 माइनस 15 इक्वल टू 45। अब पहले तो मैं नॉर्मल बात करता हूं कि अगर आज रिकवरेबल अमाउंट सपोज कर लेता हूं 42,000 हो जाती है, तो 42,000 का मतलब 3,000 से फर्दर क्या रिकॉर्ड करनी पड़ेगी? इम्पेयरमेंट लॉस। अच्छा, अब इम्पेयरमेंट तो फर्दर हो सकती है, मसले वाली बात नहीं है। अब हम जा रहे हैं उस तरफ जब आने वाले ईयर्स में उसकी रिकवरेबल अमाउंट बढ़ जाए, ठीक है ना, कैरिंग अमाउंट से। सपोज कर लूं 50 हो जाए, 60 हो जाए, 70 हो जाए, सपोज कर लेते 70 हो जाती, चले, रिकवरेबल अमाउंट 70, कैरिंग वैल्यू 45। अब हमें तो शायद एक जो इम्पैक्ट इंक्रीमेंटल नजर आ रहा है वो तकरीबन 25,000 रुपए का, एम आई राइट? अब लेकिन यहाँ पे एक मसला है, आईएस ने कहा है, ये जुमला जो बोलूंगा बड़ी गौर से सुनिएगा। आईएस कहता है कि अगर आपने अपने एसेट पर पिछले सालों में कभी भी इम्पेयरमेंट लॉस नहीं रिकॉर्ड किया होता तो आज एसेट कितने का होता, वहां तक आप रिवर्स कर सकते हो। अगर आपने पिछले सालों में अपने एसेट पर कभी भी इम्पेयरमेंट लॉस नहीं रिकॉर्ड किया होता तो आज एसेट कितने का होता। तो मेरे भाई, अगर मैंने पिछले साल
इम्पेयरमेंट लॉस नहीं रिकॉर्ड किया होता तो पिछले साल मेरा एसेट 60 का नहीं 80 का होता। तो जब मेरा एसेट 60 का नहीं 80 का होता तो 80 डिवाइडेड बाय 4, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 15 नहीं अगेन 20 होता। जब दूसरे साल का एसेट का डेप्रिसिएशन भी 20 होता तो मेरा एसेट 2 साल के बाद 45 नहीं 60 होता। जी नहीं, फिर नहीं हो सकता। ये तो कल केस आया था ना, कल 2-3 दफा आया था। कल ये केस हमारे जिस क्वेश्चन में 2 मरतबा कैरिंग वैल्यू दी गई थी, एक मरतबा हमने इम्पेयरमेंट लॉस लिखा, एक मरतबा इम्पेयरमेंट लॉस, वो जो 1,70,000 की दी रिकवरेबल अमाउंट को 2 लाख से कंपेयर किया तो हमने कहा 30,000 का इम्पेयरमेंट लॉस, 1.5 लाख से किया तो हमने कहा था नो इम्पेयरमेंट लॉस, वो पहला था। इसी तरह वो यूनिट एक्स और यूनिट वाई, एक्स के अंदर कैरिंग वैल्यू ज्यादा थी, हमने 3 मिलियन का इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया। वाई में कैरिंग वैल्यू कम थी, दी कवरेबल अमाउंट ज्यादा थी, हमने वहां पे रिवर्स, क्योंकि वो पहला था। अच्छा, अब आपने जो सर आपको कैसे पता चल रहा है वो पहला था, उस सवाल में पिछले ईयर की कोई इंफॉर्मेशन। अब मैं जिस सवाल पे जा रहा हूँ ना, वो सवाल आईसीएमई के पेपर में आ चुका है, जो मैं भी करवाऊंगा। और वो जिस बुक का सवाल है, बुक से वो हमारे वक्तों में आया था, आज से 10-12 साल पहले जब हम पढ़ते थे, तो उस बुक से हम भी पढ़ते थे, उसी बुक का सवाल पेपर में अक्सर कॉपी पेस्ट हो जाते। तो उस सवाल में बाकायदा रिक्वायरमेंट यही थी एग्जामिनर की, अगर आप देखेंगे हमने क्या करना है, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। आप रिक्वायरमेंट पढ़ के समझ जाएंगे कि इस सवाल में सीन किस चीज का है, और पिछले साल बता दिया इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ, सब कुछ आपको दे दिया है। तो बात यह है कि आपने उसी बात को ध्यान में रखना है कि अगर आपने एसेट पे अब तक कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस नहीं रिकॉर्ड किया होता तो आज आपका एसेट कितने का होता। तो मेरे भाई, अगर मैंने पिछले साल इम्पेयरमेंट लॉस नहीं रिकॉर्ड किया होता तो पिछले साल डेप्रिसिएशन 20 होता, तो इस साल भी डेप्रिसिएशन 20 होता, और 100 माइनस 20, आज मेरा एसेट 45 का नहीं होता बल्कि मेरा एसेट 60 का होता। तो आइए, इसने कहा आप 60 से ऊपर नहीं जा सकते, 60 को वालेकुम सलाम आप क्रॉस नहीं कर सकते। यानी आप अपने एसेट को, अब ये सवाल में आपको सपोज 70 दे रहा है तो आप 70 को इग्नोर कर देंगे। जब आप रिवर्सल की कैलकुलेशन करेंगे ना यहाँ बैठ के, आप कहेंगे ठीक है भाई ये रिवर्सल का सीन बन गया है, क्योंकि हमने पिछले साल इस एसेट पे क्या रिकॉर्ड किया था, इम्पेयरमेंट लॉस। अब फेवरेबल चेंज आ गया है, एज अ रिजल्ट ऑफ फेवरेबल चेंज हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, नाउ वी आर गोइंग टू रिवर्स इम्पेयरमेंट लॉस। लेकिन एक और बात पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट के गुडविल वंस अगर राइट ऑफ की है वो रिवर्स अदर एसेट पे हम कर सकते हैं। फिर आपने कहा कि भाई अब हमारे पास जो रिकवरेबल अमाउंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू तो सबको पता है 2 साल बाद कितनी आ रही है ऊपर, 45, लेकिन जो रिकवरेबल अमाउंट है ना वो मैं 70 नहीं लिखूंगा, हालांकि सवाल में कितनी दी हुई है, मैं यहाँ पे इसको कितनी लिखूंगा 60। अगर सवाल में 60 होती मैं 60 लिख देता, सवाल में 58 होती मैं 58 लिख देता, सवाल में 59 होती, मतलब मैं कहां तक की वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेता 60 से ऊपर एग्जामिनर वैल्यू देगा तो हम उसको एक्सेप्ट, हम यहाँ चाहे तो ब्रैकेट में उसको लिख के बता सकते हैं एज पर लिमिट बाय आईएएस की लिमिट है कि हम इसके ऊपर से ज्यादा क्रॉस नहीं कर सकते, एज पर लिमिट, बस आपने एज पर लिमिट लिख दिया। तो आपने रिकवरेबल अमाउंट जो कि 70 मौजूद थी, 70 के अलावा 75 हो सकती थी, 80 हो सकती थी, 85 हो सकती थी, बट हमने कहा रुकना है 60 पे। अब इसका मतलब है हमारे पास कितने से इंपेयरमेंट रिवर्स हो रही है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है मैं यहाँ ऊपर लिख भी दूं ताकि आपको याद रहेगा, ये मैं अटैच कर दूंगा फाइल में, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। तो बात ये मेरे भाई कि हमारे पास अब चूंकि 15,000 रुपए से एसेट को बढ़ाना है, जब हम इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करते हैं एसेट कम होता है, उस वक्त हम एसेट को क्रेडिट करते हैं। अब हम एसेट को क्या करेंगे, हम अपने एसेट को डेबिट करेंगे जो भी उसका नाम है अदर देन गुडविल, और हम रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, ये तो एक टाइटल है लेकिन दिस इज सम सॉर्ट योर अदर इनकम। जिस तरह आपका इंपेयरमेंट लॉस ऑपरेटिंग एक्सपेंस को चार्ज हो जाता है, बिजनेस में एक्सपेंस चार्ज होता है प्रॉफिट एंड लॉस पे, आप डायरेक्ट भी चाहो तो यहाँ पे एसेट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे आप बोलते हो ना अदर इनकम क्रेडिट, कमीशन इनकम क्रेडिट, रेंट इनकम क्रेडिट,
वो सारी की सारी इनकम कहाँ जाके क्रेडिट होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये जो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस का मैं टाइटल यूज कर रहा हूँ, दिस इज बाय नेचर योर इनकम, एंड 15,000 से हमने अपने एसिड को बढ़ा दिया। यहाँ पे शायद आप में से कोई स्टूडेंट या ऑनलाइन में से कोई स्टूडेंट शायद ये सोचे कि सर हमने इम्पेयरमेंट लॉस तो 20 से बुक किया था, लेकिन ये रिवर्स होते वक्त 15 पे क्यों किया? तो उसका सिंपल सा आंसर ये है, आपका इस साल का डेप्रिसिएशन बजाय 20 के कितना हुआ है, 15। 5,000 रुपए का बेनिफिट वहां मिल चुका है आपको, एक्सपेंस कम हुआ है, एक्सपेंस कम होगा प्रॉफिट, तो 5,000 का बेनिफिट वहां कवर हो गया था, 15,000 का यहाँ पे रिवर्स हुआ। नॉर्मल तरीके से अब आपका एसेट खुद ब खुद ही 60 पे चला गया, क्योंकि 45 तो आ रहा है। अभी बिफोर रिवर्सल एसेट कितने का आ रहा था, 45, मैंने कितने से डेबिट कर दिया, 15 से, तो अब कितना हो गया, 60। बात वही हो गई कि अगर मैंने पिछले साल इंपेयरमेंट नहीं की होती, इस साल रिवर्सल की बात नहीं होती, तो मेरे भाई 100 माइनस 20 माइनस अनदर 20 सिराते मुस्तकीम मेथड था, तो मेरा आज एसेट कितने का होता? जी बोले। हाँ, तीसरे साल हो जाए रिवर्स हो जाएगा, हो सकता है। सिचुएशन वही कि अब आज क्या वैल्यू होती, फिर वैल्यू और कम हो जाएगी, आगे जाके वैल्यू बिल्कुल लिमिट 40 हो जाएगी, फिर 40 तक रिवर्स कर सकेंगे, और आगे चले जाओगे 20 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंगली लिमिट से मुराद ये है कि अगर आपने विदाउट, प्लीज साइलेंट, अगर आपने अपने एसिड पे इंपेयरमेंट लॉस नहीं रिकॉर्ड करते, नॉर्मल चल रहे होते, तो आज एसिड आपकी बुक में किस वैल्यू पे शो होता? बस ये सिराते मुस्तकीम है। थर्ड ईयर में फिर लॉस हो जाए, फिर लॉस रिकॉर्ड कर देंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब ये 60 पे आ गया, अब लाइफ कितनी बची हुई है, 3 साल। अब अगले साल नॉर्मल डेप्रिसिएशन होगा 20,000, 60 डिवाइडेड बाई 3। अब 20,000 होने के बाद आप ये कहना चाह रहे हैं सर हम यहाँ जब 20,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे सीवी हमारी आ जाएगी 40,000। सपोज करें सर मार्केट से आवाज आ रही है 30,000 रुपए, अब 10,000 का आपको फिर क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इंपेयरमेंट लॉस। अगर ये 30 हो जाता है तो आगे जाके 10,000 का ये आपकी सीवी होगी अगले साल के बाद। अब तो 60 हो गया ना, 60 डिवाइडेड बाई 3 20, 60 माइनस 20 इक्वल टू 40। अगर 40 सीवी पे RA 30 हो जाए, लेकिन अब अगर यहाँ पे RA ज्यादा हो जाए तो क्योंकि अब पिछला इम्पेयरमेंट लॉस मौजूद, तो अब रिवर्स तो नहीं हो सकता। अब फर्दर क्या रिकॉर्ड हो सकता है, इम्पेयरमेंट लॉस। तो यहाँ फर्दर कितना इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करेंगे फिर, और फिर 10,000 का इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करने के बाद अब 30,000 रुपए डिवाइडेड बाई 2, आने वाले साल में डेप्रिसिएशन फिर दोबारा से कितना इत्तेफाक से आ रहा है, 15,000 रुपए। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है ताकि आपको सवाल में प्रॉब्लम ना हो। अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। इस सवाल को हमने, आप लेक्चर सुनेंगे ना ऑनलाइन वाला इंशाल्लाह। मैं देखें अभी तो लेक्चर वैसे भी क्विक भेज रहा हूँ, कोशिश करके मैंने आज आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिया है, ठीक है ना, तो कोशिश होगी इंशाल्लाह। गेन तो है, अदर इनकम है ना, गेन उस वक्त जब भाई ने भी सवाल पूछा था कि सर अगर ये बिफोर इम्पेयरमेंट लॉस सिचुएशन होती, तो मैंने कहा इसको, उस वक्त हमारे जहन में यही बात आएगी ना कि सर आप कह रहे हैं कि जब कैरिंग वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू RA तो इम्पेयरमेंट लॉस, और कैरिंग वैल्यू कम हो जाए तो इसका मतलब है, दूसरे अल्फाज में स्टूडेंट के ध्यान में क्या कॉन्सेप्ट आता है, इम्पेयरमेंट गेन नहीं है, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस है। बात वही है, लेकिन एक लिमिट तक उसकी रिवर्सल हो रही है, राइट। अदर इनकम ही ट्रीट कर रहे हैं। देखिए नाम तो हम कोई भी, अभी मैंने कहा कमीशन इनकम, रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, सो मेनी इनकम्स आर देयर, वो सारी इनकम अदर इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। जस्ट एक टाइटल हमने यूज किया रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, है ये आपके लिए इनकम का पार्ट। जी बिल्कुल होगा। अदर इनकम भाई, जो भी इनकम आप क्रेडिट करते हो वो हर इनकम कहाँ रिपोर्ट होती है, बिल्कुल होगी। उसके नहीं, देखिए कॉन्ट्रा एसिड तो वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था। अगर मैं कॉन्ट्रा एसिड को रिवर्स करता तो मैं एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन या एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्स करता। वो जो मैंने 2 एंट्री बनाई थी ना,
एक तो एंट्री मैंने कल और करके लिखी थी, मैंने कहा था इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट और इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। अगर मैंने एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट किया होता ना तो मैं रिवर्स करते वक्त किस पर डेबिट करता, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। इज दैट क्लियर जी? 3 साल तक कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है, हाँ चौथे साल में फिर रिवर्सल हो गया। हाँ, तो देखिए 4 साल के बाद क्या वैल्यू होती है देखेंगे। कौन सी 15,000 वाली, कौन सा 15,000? कौन से 50,000 की बात कर रहे हैं? ये सेकंड ईयर पे ये वाला, ये एक मिनट ना अली बताओ, ये वाला 15,000 बोल रहे हो? ये नहीं समझ में आ रहा कैसे आ रहा है सर, आप बताएंगे कैसे आ रहा है ये 15,000 रुपये? अच्छा एक मिनट, 1 लाख रुपए का एसिड था, 5 साल की लाइफ थी। अच्छा माइनस करो तो कितना होता है? 80 होता है, ठीक है। अब ये बताओ 80 के आगे मैंने सीवी लिखा हुआ है, आगे बोर्ड पे देखो, सीवी के साथ उसकी क्या लिखी है सेम डेट पे, कितनी रिकवर अमाउंट है अली? 60,000। इसका मतलब है कैरिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन आर ए। 80,000 60,000 से ज्यादा होते हैं ना, नहीं होते? अच्छा तो क्या इज देयर एनी इम्पेयरमेंट लॉस? कितना? अब मुझे बताओ 1 साल के बाद, मैंने नीचे लिखा भी है बुक में, एसिड कितने का जाएगा? 60 का आएगा। और लाइफ कितनी बची हुई है अभी? 4 ईयर। 60 को डिवाइड करें 4 पे कितना होता है? 15,000 रुपए। भाई विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपके एसेट की बेस चेंज होती है, नेट बुक वैल्यू चेंज होती है, तो बार बार मैं कहता हूं जब भी नेट बुक वैल्यू चेंज हो जाए तो डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। फिर आपका स्ट्रेट लाइन नहीं लगता कि आप 60,000 को 5 साल पे डिवाइड करोगे तो कुछ और आंसर आ जाएगा। भाई हाउ टू कैलकुलेट, कल मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी आप लोगों को IAS 16 के मुताबिक कैरिंग वैल्यू की, याद है किसी को? जी बताएं, आप क्या बताई थी? हाँ A value of asset minus चले ऑनलाइन से accumulated सुन लें, बोले ऑनलाइन आप minus बोले। accumulated impairment loss. यस, ऑनलाइन पे किसी ने कहा सर वैल्यू ऑफ एसेट कैन बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस। Impairment loss. 1 लाख रुपए का एसेट, पहले साल 1 लाख रुपए के एसेट पे 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन और पहले ही साल 20,000 रुपए का इम्पेयरमेंट लॉस। 100 माइनस 20 इट वुड बी 60। 60 नहीं समझ आ रहा है, 60 कैसे आ रहा है? 60,000 के बाद लाइफ कितनी बची हुई है? 60 को 4 पे डिवाइड करो तो सेकंड ईयर कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 15,000 रुपए आएगा। और 60 में से 15 मजीद माइनस करूंगा तो मेरी बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैंने लिखा हुआ है 45। और मैंने कहा उस दिन रिकवरेबल अमाउंट कितनी हो गई? सब हो कितनी गई थी? 70। लेकिन मैंने 70 को छोड़ के कितनी ले ली? मैंने ली थी लिमिट की वजह से। क्लियर हो गया जी? ऑनलाइन कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हम देख सकते हैं जी भाई, किसी का माइक खुला हुआ या तो घर से आवाज आ रही है, इसको देख ले जरा। अच्छा भाई, नाउ कम टू द पॉइंट। और पॉइंट ये है कि अब सवाल की तरफ चलते हैं भाई। असल हमने सवाल को टारगेट करना था ये, वो तो मैंने समझाने के लिए आपको, वरना डायरेक्ट सवाल पे जाता ना तो आप तो घूम जाते। बहरहाल सवाल क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेशन रेफर टू इम्पेयरमेंट लॉस सफर्ड बाय सब्सिडीज ज़ेन एट December 31, 2004। ये कैलकुलेशन पिछले साल की है, हमने अकाउंटिंग 2005 की करनी है। गुडविल 3 लाख रुपए थी पिछले साल। अदर एसेट कितने के थे? नेट एसेट 9 लाख। टोटल एसेट कितने के थे? अच्छा अब जरा इधर देखिएगा, मैं यहाँ पे एक टाइम लाइन से समझाऊंगा ताकि ये बात समझ में आए। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, ये हमारा पिछले साल है, पिछला साल एंड हुआ है December 31, 2004। अच्छा December 31, 2004 पे आपके पास जो एसेट थे, उन एसेट की 12 लाख रुपए टोटल वैल्यू थी। टोटल का कॉलम देखिए, ये मैं टिक कर रहा हूँ, नजर आ रहा है सबको?
अच्छा, 12 लाख रुपए में कितनी चीजें नजर आ रही है फिलहाल आपको? हाँ, और मैं 3 जीरो ओमिट करके जा रहा हूँ, यानी 1200 कर रहा हूँ रुपीज इन 1000। सही है, 3 जीरो ओमिट कर दिया रुपीज इन 1000। और मैंने इसमें कहा कि भाई दो चीजें हैं, इसमें मेरे पास 300 रुपए की गुडविल है GW, और NA, ये नेशनल असेंबली नहीं है, NA का मतलब नेट एसेट है 9 लाख रुपए। सही है, 9 और 3 1200। अब ये बताएं, ये है इस एसेट का इंपेयरमेंट लॉस। पिछले साल कितना इंपेयरमेंट लॉस हुआ था? ये सवाल में दिया हुआ है। 5 लाख इंपेयरमेंट लॉस हो, 3 लाख की गुडविल हो और 9 लाख रुपए के नेट एसेट हो, तो पहले किसको चार्ज करोगे? गुडविल को। इन्होंने देखे, खुद ही भी ऊपर देखे, पूरा 3 लाख चार्ज कर दिया। बाकी कितना लॉस बच गया? वो 2 लाख रुपए का लॉस किसको चार्ज कर दिया? आपके नेट एसेट यहाँ पे कितने के हो गए? और देखिए ऊपर टॉप पे ये टोटल भी 7 लाख रुपए नजर आ रहा है। ऐसा ही है, ये रहा 7 लाख रुपए, बराबर है। ये दिसंबर 31 2004 की बात है, राइट। अब हम अपने सफर को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे चलते चलते जैन फेब मार्च अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अक्टूबर नवंबर गुजारने के बाद दिसंबर 31 2005 की फिजाओं में पहुंच चुके, राइट। और तब्दीली आ गई है। कह रहे देयर हैज बीन अ फेवरेबल चेंज इन द एस्टिमेट्स ऑफ द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ ज़ेन नेट एसेट्स सिंस द इम्पेयरमेंट लॉस वाज रिकॉग्नाइज्ड। जब से हमने इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज किया, एसेट में तब्दीली का इम्पैक्ट नजर आ रहा है। रिकवरेबल अमाउंट इज नाउ ₹800। आज इसकी रिकवरेबल अमाउंट 3 जीरो ओमिट कर रहा हूं मैं, रुपीज इन 1000, यानी आज इसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 800 रुपए। कह रहे एट दिसंबर 31 2005, आज के दिन नेट एसेट्स कैरिंग वैल्यू वुड हैव बीन 720 एट दिसंबर 31 2005। ये जुमला बड़ा तारीखी जुमला है, और ये जुमला आपसे ये कह रहा है कि अगर आपने इन एसेट पर पिछले साल इंपेयरमेंट लॉस नहीं रिकॉर्ड किया होता तो आज आपका नेट एसेट 720 का होता। इसका मतलब है हम इस अमाउंट को क्रॉस, हालांकि सवाल में कितनी वैल्यू दी गई है? 8 लाख, लेकिन हम कहां तक जाएंगे? 720। आगे लिखा हुआ है एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड एट 20% रिड्यूसिंग बैलेंस। ठीक है, अच्छा अब देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें दो चीजें हमने लास्ट ईयर इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया, नंबर 1 गुडविल एंड नंबर 2 नेट एसेट। और हमने एक बात आपको पहले ही बता दी, गुडविल वंस इम्पेयर्ड कैन नॉट बी रिवर्स। अब जो नेट एसेट है उसके ऊपर रिवर्सल का खेल खेलना है। और ये जो मैंने जुमला पढ़ा था जिसमें ये लिखा हुआ था नेट एसेट्स कैरिंग वैल्यू वुड हैव बीन 720 as at December 31st 2005। सपोज करिए ये जुमला सवाल में नहीं है, ये जुमला सवाल में नहीं है, फिर भी हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? हमें पता है कि हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। अब मेरा सवाल आपसे ये समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर मैंने पिछले साल, गुडविल तो भूल जाओ, गुडविल इज नॉट देयर राइट नाउ, सिर्फ खेल किस पे खेलना है? नेट एसेट। अब जुमला गौर से सुनना, अगर मैंने पिछले साल नेट एसेट पर इंपेयरमेंट लॉस नहीं रिकॉर्ड किए होते तो पिछले साल मेरे नेट एसेट की बुक वैल्यू क्या शो होती? 9 लाख रुपए। सब एक जबान होके कह रहे हैं 9 लाख रुपए। ऑनलाइन आप लोगों को किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं 9 लाख रुपए पे? नहीं सर, 9 लाख में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। अच्छा जी, 9 लाख रुपए सही है भाई, बिफोर इंपेयरमेंट लॉस। नहीं सर, 9 लाख रिवर्स होगा ना, 20 मतलब 80 से, अभी वो मैं बताऊंगा, 80 से डिवाइड होगा। 9 लाख 80 से डिवाइड होगा। अगर आपने पिछले साल नेट एसेट पे इंपेयरमेंट लॉस नहीं बुक किया होता तो मेरे भाई ये 700 के बजाय कितना होता? 9 लाख होता। कंपनी का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका है 20% रिड्यूसिंग पे लगता है डेप्रिसिएशन, और ये बुक वैल्यू है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, ये बता रहा हूँ, ये हम करते, हाँ अगर ये लाइन नहीं होती ना, हम कहते हैं फिर हम इस साल का
डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे निकालते? 9 लाख पे। 9 लाख का 20% 180 होता है, 9 2 18। तो फिर मैं कहता भाई 180 अगर मैं इस साल का डेप्रिसिएशन माइनस करता तो मेरे पास आज एसेट कितने का होता? 900 माइनस 180 इट वुड बी 720। अगर मैं पिछले साल इन एसेट पे इम्पेयरमेंट लॉस नहीं करके आता तो ये 7 लाख के बजाय कितने होते? 9 लाख पे 20% लगाता, इस साल 9 2 18 180, 900 माइनस 180, तो आज मेरे एसेट 720 के होते जो सवाल में बता दिए। हालांकि नहीं भी बताते तो हम कैलकुलेट कर लेते। अब हम 720 को क्रॉस नहीं कर सकते, 720 को क्रॉस नहीं कर सकते। अब सवाल में ये 700 देगा, एक्सेप्ट कर लेंगे, 710 देगा, एक्सेप्ट कर लेंगे, 720 देगा, एक्सेप्ट कर लेंगे, 721 देगा, 800 दिया है, इस 800 को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं इसके बदले किस रिकवरेबल अमाउंट को मानूंगा? 720, जो कि मेरी लिमिट है। लेकिन अच्छा, अब यहाँ कुछ बच्चे ये समझ रहे शायद कि सर 20 रुपए का रिवर्सल होगा, तो ऐसा नहीं है। ये 700 रुपए आज की वैल्यू नहीं है, 700 रुपए ऊपर देखे दिसंबर 31 2004 की वैल्यू है। एक साल मजीद गुजर गया है, तो पहले तो आप 700 रुपए इस साल का क्या रिकॉर्ड करोगे? डेप्रिसिएशन। अब देखिए इसका मैं आसान सा जो सोल्यूशन आपको यहाँ कर देता हूं। मैं सबसे पहले लिख रहा हूं कि भाई हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं दिस, व्हाट इज दिस? रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस की रिवर्सल। अब जो इम्पेयरमेंट लॉस की हमने रिवर्सल कैलकुलेट करनी है, उसके लिए मैं सबसे पहले लिखूंगा रिकवरेबल अमाउंट। अच्छा, अब जो रिकवरेबल अमाउंट है सवाल में मौजूद है 800,000। मैं 3 जीरो ओमिट करके जा रहा हूं, तो क्या मैं 800,000 लिखूंगा? 800 लिखूंगा? क्या लिखूंगा? मैंने यहाँ पे लिखा भाई हम बात कर रहे हैं रुपीज इन थाउजेंड में, 3 जीरो ओमिट कर दिए हमने, 720। हमने यहाँ पे लिख दिया 720। हालांकि सवाल में क्या दी हुई है? 800 हमारी लिमिट को क्रॉस कर रही है। अच्छा, अब हम इसको कंपेयर करेंगे आज के दिन की कैरिंग वैल्यू से। आज के दिन पे मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं। आज के दिन की कैरिंग वैल्यू मतलब नॉट 700। क्या 700 आज की कैरिंग वैल्यू है? 700 कौन सी तारीख की कैरिंग वैल्यू है? पिछले साल की। पिछले साल एसिड 700 रुपए पे नेट ऑफ रिकॉर्ड हुआ था। अब हम इस साल का डेप्रिसिएशन 180 नहीं 140 रिकॉर्ड करेंगे। 180 तो मैंने समझाने के लिए बोला है। हम इस साल का डेप्रिसिएशन कितना रिकॉर्ड करेंगे? 140 कैसे आ रहा है? 700 का 20%, तो 140 जब मैं माइनस करूंगा इट वुड बी 560। अब माइक ऑफ कर दे। अपने एसिड को कितना रिवर्स करना है? 160। कितना डिफरेंस आ गया? 160। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है, अगर एंट्री आप लोग कहते तो मैं बना देता हूं। नेट एसिड डेबिट। अब नेट एसिड के कुछ ना कुछ नाम होंगे, वो नाम सवाल में भी नहीं है। कितने से डेबिट करूंगा? 160 से। और रिवर्सल ऑफ अदर इनकम क्रेडिट। अब यहाँ पे एक बात और बता दूं कि शायद किसी को फिर यहाँ पे फील हो दोबारा कि सर हमने जो इम्पेयरमेंट लॉस पिछले साल इन एसिड पे बुक किया था वो तो 160 नहीं, इन एसिड पे बात कर रहा हूं मैं, गुडविल की बात नहीं कर रहा। नेट एसिड पे 2 लाख का था और रिवर्स 2 लाख नहीं हुआ, कितना हुआ? 160। तो फिर मेरा जवाब वही है, 40 रुपए का हम बेनिफिट एज अ रिजल्ट ऑफ रिड्यूस डेप्रिसिएशन की सूरत में उठा चुके हैं। क्योंकि अभी आपके सामने मैंने ऊपर कैलकुलेशन की है, अगर मैंने पिछले साल इम्पेयरमेंट लॉस नहीं रिकॉर्ड किया होता तो इस साल का डेप्रिसिएशन कितना होता? 180। लेकिन चूंकि हकीकत ये है कि हम पिछले साल इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर चुके हैं, उसके बाद हमारे एसेट की वैल्यू 7 लाख रुपए है, उसके अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन इस साल का कितना आया? तो 40 का बेनिफिट यहाँ पे हो गया आपको। 180 के वजह कितना डेप्रिसिएशन आया? 40 यहाँ रिवर्स हुआ, 160 यहाँ पे रिवर्स हुआ। अब अल्टीमेटली ऐसा महसूस हो रहा है कि हमने इन नेट एसेट पे पिछले साल कोई इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड, और हकीकत भी ये है भाई आपकी कैरिंग वैल्यू 560 थी। कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही थी? इस साल का एक्चुअल
डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 560 है, 560 के बाद मैंने कितने से एसिड को फर्दर डेबिट कर दिया 160, तो 560 प्लस 160 इट वुड बी 720। और पिछले साल फिर सोचो 900 पे ही रहने देते तो इस साल सिर्फ कितना डेप्रिसिएशन होता 180, और 900 माइनस 180 कितना होता 720। तो ये 720 अल्टीमेटली आ गया है। तो दिस इज वेरी सिंपल, बस आपने ध्यान में ये रखना है कि अगर मैंने एसेट को पिछले सालों में इम्पेयरमेंट लॉस नहीं रिकॉर्ड किया होता, सिर्फ डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया होता, तो आज मेरा एसेट कितने का होता, वही आपका आंसर है, वही आपकी लिमिट है। एक बार बता दूं, अगर ये 800 के बजाय 700 लिखा हुआ होता, रिकवरेबल अमाउंट 800 है ना, 700 लिखा हुआ होता तो मैं ले लेता 700, बिल्कुल, क्योंकि 700 मेरी अंडर लिमिट आ रही है, 720 तक जा सकता था, उससे ऊपर की वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, दैट्स व्हाई हमने ऐसा किया। अगले सवाल पे जा रहा हूँ। 700 हो जाते, 700 से minus 560। हाँ तो वो बस लिख लेते, वही मैंने बोला ना अभी जी। कौन हाँ बस उस फिर तो कम नहीं आ रहा, मतलब वो रिवर्स हो ही इतना रहा है। हाँ आने वाले सालों में उसको एडजस्ट कर सकते हैं फिर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सवाल नंबर 9, ये जो सवाल अगला करवाने जा रहा हूँ ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और ये है भी हमारे आईसीएमए के एग्जाम का सवाल, और इस टाइप के सवाल अभी भी पेपर में आ रहे हैं, बहुत खबरें गर्दिश कर रही है मार्केट में। सवाल नंबर 9 सफा नंबर 3 ये रहा आपके हैंडआउट पर और आपकी स्क्रीन पर। ये तो 5 और 2 7 और 2 9, माय गॉड इतना आसान सवाल, बहरहाल ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल है। और इस सवाल में आप देखिए सवाल नंबर 9, सर आपको नजर आ रहा है पीछे, ब्रीफली स्टेट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस अंडर IAS 36। ये तो आपको पता है, when the carrying value of asset is greater than recoverable amount we need to record impairment loss by excess amount। बहरहाल अब आगे जो 7 नंबर के 2 सवाल हैं, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू अ कैश जनरेटिंग यूनिट एज ऑफ December 31, 2011, मशीन, बिल्डिंग, गुडविल, CA, करंट एसेट 105। Company's policy is to carry out impairment review annually, which has estimated the recoverable amount to be 85 million. Advise how the impairment loss will be allocated under IAS 36 impairment of asset. Give necessary journal entry for the impairment loss adjustment. अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने ये जो कहा ना, एडवाइस हाउ द इम्पेयरमेंट लॉस विल बी एलोकेटेड। एलोकेटेड मतलब वी नीड टू एलोकेट इम्पेयरमेंट लॉस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन, CV 105 रुपीज इन मिलियन, एम आई राइट, और मैंने यहाँ पे लिखा RA 85, इज देयर एनी इम्पेयरमेंट लॉस, 20 मिलियन का इम्पेयरमेंट लॉस। अब एक बात सुनिएगा बड़ी गौर से, और इसमें अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे सवाल को थोड़ा सा बाइफिकेट करूं तो हमारे सवाल में 4 चीजें हैं, एम आई राइट। इसमें कोई बताएगा अगर सवाल किसी के सामने है इस वक्त? मशीनरी और बिल्डिंग, गुडविल और CA, करंट एसेट, राइट। अच्छा मशीन की वैल्यू कितनी है? 50। व्हाट अबाउट बिल्डिंग? 16। व्हाट अबाउट गुडविल? 15। व्हाट अबाउट CA? 24। अब एक छोटा सा मसला है, मसला ये मेरे भाई, करंट एसेट जो है ना, अगर मैं कॉमन करंट एसेट की बात करूं, कॉमन, उसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम शायद बहुत ज्यादा देखते हैं। नंबर 1 कैश होता है, वेरी गुड। नंबर 2 अकाउंट रिसीवेबल होता है, और नंबर 3 कैश और बैंक तो एक ही बात हो गई ना, इन्वेंट्री। ये 3 चीजें बड़ी कॉमन है करंट एसेट के हवाले से। 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, नंबर 1 कैश, नंबर 2 अकाउंट रिसीवेबल, एंड नंबर 3 इन्वेंट्री।
ये तीन बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट एसेट होते हैं। एम आई राइट? इस सवाल में वी डोंट हैव एनी बाइफिकेशन रिगार्डिंग करंट एसेट। ये तीनों तो नॉन करंट है ना, ये तीनों नॉन करंट है, जिसमें दो टेंजिबल है, एक इंटेंजिबल है। बिल्डिंग नॉन करंट टेंजिबल, मशीन नॉन करंट टेंजिबल, गुडविल नॉन करंट इंटेंजिबल, ये आपके नॉन करंट एसेट है। और ऊपर जो आपके पास करंट एसेट है 24, इसमें भी डोंट हैव एनी बाइफिकेशन। लाइक जिस तरह यहाँ पे नॉन करंट एसेट की बाइफिकेशन मौजूद है, इसी तरह हमारे पास करंट एसेट की बाइफिकेशन मौजूद नहीं है। अब मसला ये है कि फिलहाल हम करंट एसेट को इंपेयर्ड नहीं करेंगे। करंट एसेट में देखिए मैंने तीन बातें लिखी, मैं आपको मिसाल देता हूँ। अकाउंट रिसीवेबल पे हम बैड डेट्स रिकॉर्ड करते हैं, वो इंपेयरमेंट तो है इसकी। भाई मेरी बुक में 5 लाख का रिसीवेबल आ रहा है, पता चला 2 लाख जिससे लेने वो तो बैंकरप्ट हो गया, तो इसका मतलब है मेरे एसेट की कैरिंग अमाउंट मेरी रिकवरेबल अमाउंट से, वो 2 लाख तो जो बंदा बैंकरप्ट हो गया, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया अनेबल टू पे, कस्टमर हैज गॉन बैंकरप्ट, तो अकाउंटिंग क्या कहती है? बैड डेट एक्सपेंड डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो इसका मतलब है कैरिंग वैल्यू बैलेंस शीट पे 5 लाख है, लेकिन 2 लाख रिकवरेबल नहीं है। कितना रिकवरेबल है? 3 लाख। तो इसका मतलब है 2 लाख से मेरा एसेट क्या मांग रहा है? इंपेयरमेंट लॉस। वो जो हम बैड डेट्स रिकॉर्ड करते हैं भाई, ये सारे कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, एसेट की वैल्यू को कम करते। इन्वेंट्री में आईएस कहता है कि इन्वेंट्री शुड बी रिकॉग्नाइज एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अगर मेरी इन्वेंट्री 5 लाख को मार्केट से 4 लाख की आवाज आ रही है, तो मुझे 5 लाख पे नहीं दिखानी है, 1 लाख से इन्वेंट्री को कम करना होता है, तो वो इन्वेंट्री का इंपेयरमेंट लॉस है। तो राइट नाउ हमारे पास अभी एक सवाल है ऐसा इन डाउट में जिसमें इन्वेंट्री डैमेज हो गई है, तो उसको हम इंपेयरमेंट लॉस जितनी डैमेज हो गई रिकॉर्ड करेंगे। मैंने किसी एक बुक में सवाल देखा था, मेरा ख्याल है जिस बुक की मैं बात कर रहा था ना, मैंने ये सवाल अभी पिछला जो करवाया है, जो मैंने कहा पेपर में भी एक दफा आया था, ये जैन वाला जिसमें रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, उसी बुक में मेरा ख्याल है मैंने एक सवाल देखा था, उसमें अकाउंट रिसीवेबल पे बैड डेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने इंपेयरमेंट लॉस को समझाया था। अब राइट नाउ करंट एसेट की बाइफिकेशन मौजूद, लेकिन करंट एसेट इज अ पार्ट ऑफ सीजीयू, हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे। मतलब सीजीयू में तो काउंट करेंगे, अगर मैंने करंट एसेट को काउंट नहीं किया तो मेरा इंपेयरमेंट लॉस ही निकल जाएगा, फिर तो इंपेयरमेंट लॉस ही नहीं होगा। और वो तो सवाल के अंदर है इंपेयरमेंट लॉस, तभी तो 7 नंबर का सवाल पेपर में था, और ये इसने बाकायदा लिख के दिया है, जर्नल एंट्री भी बनाओ, एडवाइस हाउ द इंपेयरमेंट लॉस विल बी एलोकेटेड। तो अब इसकी एलोकेशन बड़ी आसान हो गई, बहुत स्ट्रेट हो गई। एलोकेशन कैसे करेंगे? हमारे पास अब 3 रह गए, वेरी गुड। 15 तो कहां से चला जाएगा? गुडविल से। बाकी रह गया 5, वो हम रेशो के मुताबिक एलोकेट करेंगे। नाउ एलोकेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। सबसे पहले हमने गुडविल को देखा, तो हमारा टोटल इंपेयरमेंट लॉस कितना है? टोटल 20 ना, 20 में से गुडविल कितनी माइनस कर दूं? तो मैंने यहाँ कहा कि भाई 15 तो मेरा चार्ज हो गया गुडविल को, बाकी रह गया 5। अब आपको 2 का टेबल आता है ना, तो 2 25 जा 50, 2 8 जा 16, 2 25 जा 50, अली 2 का टेबल आता है ना, 2 8 जा 16, तो 25 और 8 का रेशो निकल रहा है, ऐसा ही है। और 25 और 8 होते हैं 33, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे मशीन को और किसको चार्ज करूंगा? यस, मशीन और BUILDING, राइट। टोटल 15, सॉरी टोटल हमारा इंपेयरमेंट लॉस कितना था? 20 में से कितना गुडविल को चार्ज कर दिया? बाकी रह गया 5। अरे ये 5 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस, हाउ टू एलोकेट बिटवीन मशीन एंड बिल्डिंग? रेशो बताओ, क्या रेशो लूंगा यहाँ? जी भाई, ऑनलाइन से कोई कुछ कहना चाह रहा है? कोई मदद करेगा इनकी? 25/33 इंडिकेशन है, कोई बाइफिकेशन है? 25 भाई एक मिनट जी, वेरी गुड। किसी ने कहा 25/33, 33 भाई आपका आंसर देता हूँ, और 8/33, 8/33 भाई ये 25 और 8 तो पता है ना, मैं यहाँ बता दूं 25 जा 50, 2 8 जा 16, तो 25 + 8 = 33, 25/33, 8/33। अगर आपको 2 का टेबल नहीं आता तो 50 + 16 कितना होता है? 66, 50/66, 16/66, ये भी एक्सेप्टेबल है, कुल्लू जायज।
ये पॉइंट पे आंसर है, पेपर में भी पॉइंट पे थे, टेंशन की बात नहीं है। 1 पॉइंट समथिंग और 3 पॉइंट समथिंग है, शायद 3.72 है, शायद कितना है देखिए ऊपर कितना आ रहा है 3.78 ओके, और 1.22 हो जाएगा, चेक कर लें, कमोबेश इतना ही है। और पॉइंट पे आंसर आ जाए कोई बात नहीं, पेपर में मैं एग्जाम सॉल्यूशन आप देखिएगा वेबसाइट पे मौजूद है, इसका यही आंसर है 20 मिलियन। ये हमने पूरा एलोकेट कर दिया 20 मिलियन बिटवीन गुडविल, मशीन और बिल्डिंग। मेमन भाई ने हमारे सवाल पूछा है कि सर आपने करंट एसेट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो भाई करंट एसेट में मैंने कहा है जो कॉमन चीजें होती है, रिसीवेबल होता है, कैश होता है, इन्वेंट्री होती है। देखिए इन्वेंट्री में तो अगर इंपेयरमेंट लॉस है, IS2 आपने पढ़ा है, तो IS2 के मुताबिक NRV के जरिए रिकॉर्ड हो जाता है। दूसरी बात, रिसीवेबल में अगर इंपेयरमेंट लॉस है तो वो किसके अकॉर्डिंगली हो जाता है, बैड डेट्स। कैश में इंपेयरमेंट लॉस नहीं होता, ऐसा नहीं होगा कि सर आपके पुराने नोट है, मेरे फ्रेश करेंसी नोट है, तो आपके नोट में इंपेयरमेंट लॉस है, आपके 100 रुपए की प्रोडक्ट पुराना हो गया है, ऐसा नहीं है, पुराना हो नया नोट हो, नोट होता है, ठीक है। सर करंट एसेट पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी तो हो सकती थी ना? हो सकती है, मैं तो मिसाल दे रहा हूँ। एक सवाल ऑनलाइन से जी। एक कॉलर है हमारे साथ, कहते हैं सर करंट एसेट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या और भी चीजें हो सकती है, प्रीपेड हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपको चले। नहीं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में IFRS 9 IAS 39 पे वो होती है ना, इम्पेयरमेंट तो होती है उसकी। फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट है आपके, IAS 32 39 की एप्लीकेशन होती है, यू आर राइट। अच्छा मैं एक चीज है ना, अभी हमारे जो मोहतरम जनाब, नहीं ये तो आसान सवाल है ना, रुक जाओ ना, अभी पहले जरा इधर आ जाओ। ये एक सवाल है और बड़ा फ्रेंडली सवाल है, उसका नाम भी फ्रेंड कंपनी है, और फैब 2016 की अटेम्प्ट, कौन सा वाला अभी जो मैंने सॉल्व किया है, ये सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। अच्छा अब जो मैं पेश करने जा रहा हूँ स्क्रीन पे, सवाल नंबर 12 सफा नंबर 4 आपके हैंडआउट पर और आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ओके भाई कम टू द पॉइंट। मेमन भाई इधर देखो, तुम्हारा एक पॉइंट मैं बताता हूँ यहाँ पे। अच्छा यहाँ देखिए, फ्रेंड कंपनी लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 3 कैश जनरेटिंग यूनिट, लेकिन आपको तीनों की मालूमात नहीं दी। वन ऑफ इट्स कैश जनरेटिंग यूनिट एसेट्स कंप्राइजेस द फॉलोइंग। इधर आप देखिएगा, हाउ मेनी एसेट्स आर देयर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, मेमन भाई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट IAS 16, गुडविल IFRS 3, पेटेंट राइट IAS 38, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेंट्री IAS 2, ये 4 अलग अलग IAS है। गुडविल कैलकुलेट होती है IFRS 3 के मुताबिक, ठीक है मैं यहाँ लिख भी देता हूँ चले। और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे लगता है IAS 16, अगला IAS में वही पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, हो सकता है आज उस टाइम प्रो देके जाऊं। पेटेंट राइट के ऊपर होता है IAS 38, इंटेंजिबल एसेट। इन्वेंट्री के ऊपर होता है IAS 2, ये सारे एसेट के फैमिली वाले IAS हैं, इन सब का ताल्लुक एक ही खानदान से, एसेट से। और हम इंपेयरमेंट ऑफ एसेट पढ़ रहे हैं IAS 36। अब इधर देखिए टोटल कितना है इसका 41। इज देयर एनी करंट एसेट राइट नाउ, यस इन्वेंट्री। अब देखिए December 31st 2015 an exercise with regard to assessment of impairment losses revealed that the recoverable amount of assets of the cash generating unit is 35 million. तो is there any impairment loss? मैंने यहाँ पे कहा कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है 41, रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ रही है 35, तो मेमन ने कहा सर फॉरन 6 मिलियन का इंपेयरमेंट लॉस हो गया, ऐसा ही है, ओके। अगेन रुपीज इन मिलियन में बात हो रही है, और हमारे पास 6 मिलियन का क्या आ गया इंपेयरमेंट लॉस। अब मसला ये है कि इंटेंजिबल एसेट भी है, टेंजिबल एसेट भी है, इन्वेंट्री भी है, गुडविल भी है, सारे ही मामला आते हैं। अब ये आपको कह रहे हैं फॉलोइंग मालूमात इज अवेलेबल या फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट। सबसे पहली बात, गुडविल गुड्स वर्थ 1 मिलियन वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इसका मतलब है गुड्स अब आपकी 11 होनी चाहिए, तो 1 मिलियन की तो आपने कहा एलोकेट करनी है। अगर मैं देखिए इसकी एलोकेशन की बात करूं, एलोकेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, पहले एलोकेशन पे चलते हैं। एलोकेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, सवाल की रिक्वायरमेंट में आपको वैल्यू दी जा रही है, आपको कह रहे हैं एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू आर रिक्वायर्ड टू, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपसे कंपनी कहती है
एलोकेट द इम्पेयरमेंट लॉस टू द अबव मेंशन एसेट। मैंने कहा था सबसे पहले फिजिकल डैमेज को देखना, तो क्या इज देयर एनी फिजिकल डैमेज? इन्वेंट्री पे आंख बंद करके कितने का इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज करूंगा? 1 मिलियन का। बाकी रह गया कितना? रह गया 5। ओके, आगे फरमाते हैं पैटर्न राइट हैज नो मार्केट वैल्यू। पैटर्न की कोई वैल्यू, पैटर्न देखो ऊपर कितने के आ रहे थे, उसको 0 कर दूं। पैटर्न की कोई मार्केट वैल्यू, क्या चीज, किसको? देखिए रिकवरेबल अमाउंट किस तरह कैलकुलेट होती है, या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मार्केट बेस पे। तब हमारी एसेट की मार्केट वैल्यू ना हो, बुल्क में कैरिंग वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है एसेट क्या हो रहा है? ऐसे तो हमारी इन्वेंट्री भी कॉस्ट पे नॉमिनल वैल्यू पे आ रही होती है, एनआरवी कम हो जाती है, राइट। तो अब यहाँ पे जरा इधर देखिएगा, पैटर्न राइट्स हैज नो मार्केट वैल्यू, तो पैटर्न को कितने से इम्पेयरमेंट लॉस दिखा दिया मैंने? 1। बाकी क्या रह गया? अब सुन लो आगे, गुडविल तो आपने फौरन राइट ऑफ करनी है, कितने? अब कितना रह गया? वो 2 मिलियन सीधा सीधा किसको चला जाएगा? किसको चला जाएगा? पीपीई नहीं, अब बचा ही कुछ नहीं है, बाकी सब खत्म हो गए भाई। आपने गुडविल को कर दिया 0, पैटर्न को कर दिया 0, इन्वेंट्री जितनी डैमेज थी वो भी डैमेज को भी कर दिया बराबर। अब क्या रह गया? पीपीई। 2 मिलियन का इम्पेयरमेंट लॉस किसको चार्ज हो जाएगा? पीपीई को। तो अल्टीमेटली दिस इज 6। अब यह एक छोटा सा मसला है, जरा सुन ले, बस इस छोटे से मसले के बाद इंशाल्लाह हम एक नमाज ब्रेक की तरफ जाएंगे। तो ये छोटा सा एक मसला समाप्त फरमा रहे तमाम ख्वातीन हज़रात। मसला ये है, असल में भी आप लोगों ने IAS 16 नहीं पढ़ा, लेकिन कभी कभी मैं क्लास में एक एंट्री बताता हूँ। जब IAS 16 में कल भी मैंने कहा था अपवर्ड रिवैल्यूएशन होती है, तो हम बोलते हैं एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब ये कह रहे सवाल में आखिरी लाइन, रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट पे सरप्लस पड़ा हुआ है 1 मिलियन का एज ऑन Jan 1 2014, चाहे 2 साल पुराना हो, बैलेंस मौजूद है। रिप्रेजेंट अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। जब आपने 2 साल पहले Jan 1 2014, आज हम दिसंबर 15 में, 14 पूरा गुजर गया, 15 भी पूरा गुजर गया, लेकिन हमारे पास जब हमने एंट्री बनाई होगी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, उस वक्त ये अपवर्ड हुआ था, अब इम्पेयरमेंट की वजह से डाउनवर्ड हो रहा है, तो 1 मिलियन का लॉस तो कहां से एडजस्ट हो जाएगा? सरप्लस से। IAS कहता है, अब ये आपसे जो एंट्री पूछ रहे हैं ना, ये 6 नंबर तो हमें मिल गए सिर्फ एलोकेशन करने के, 6 नंबर का सवाल था। 2 नंबर के लिए आपसे कह रहा है अकाउंट फॉर द सेम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IAS 36 बाय प्रीपेयरिंग अ जर्नल एंट्री। एक जर्नल एंट्री के जरिए बता दो कि इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी। अब तक मैंने जितना भी इम्पेयरमेंट लॉस आया है डायरेक्ट पूरा अमाउंट इम्पेयरमेंट लॉस को डेबिट किया है, लेकिन आज मैं इम्पेयरमेंट लॉस में पूरा अमाउंट डेबिट नहीं करूंगा, 5 करूंगा, और 1 मिलियन से कौन से अकाउंट को रिवर्स करूंगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस, क्योंकि वो किससे रिलेट कर रहा है? प्रॉपर्टी। OCI से ही होगा ना? हाँ, ये OCI का पार्ट होता है, लेकिन अभी OCI मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि जब हम उस पार्ट पे जाएंगे फिर OCI क्या होता है इसको देखेंगे। अच्छा, अब ये चारों चीजें क्रेडिट, क्या क्या क्रेडिट ऊपर देख ले, इन्वेंट्री क्रेडिट, पैटर्न क्रेडिट, और इसके अलावा गुडविल क्रेडिट और पीपी क्रेडिट। पीपी मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इन्वेंट्री क्रेडिट 1, पैटर्न क्रेडिट 1, गुडविल क्रेडिट 2, पीपी क्रेडिट 2। पीपी 2 से क्रेडिट हुआ है, लेकिन पीपी का 2 में से 1 यहाँ से एडजस्ट हुआ है, 1 यहाँ से, तो ये आपका इट्स ऑल अबाउट तकरीबन 8 मार्क्स क्वेश्चन। बड़ा जी बैलेंस शीट आइटम है, रिवैल्यूएशन सरप्लस। हर वो अकाउंट जो बैलेंस शीट आइटम होता है वो रियल अकाउंट होता है जी, नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी कैपिटल बैलेंस शीट आइटम, राइट। ये पहली बात तो है कि अभी जो भाई ने OCI बोला था ना, ये OCI का पार्ट है, और OCI इज डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। बताऊंगा क्या है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है। बहरहाल
ICA में और उसके मज़ाफ़ात में नमाज मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। नमाज ब्रेक पे जा रहे हैं इंशाल्लाह, विल बी देयर आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। मिलते हैं इंशाल्लाह एक छोटे से नमाज ब्रेक के बाद। ओके, रिकॉर्डिंग दोबारा ऑन हो गई है, सो वी हैव टू स्टार्ट अगेन। स्टूडेंट्स, बिफोर नमाज ब्रेक हम डिस्कस कर रहे थे कि जब आपके पास कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद हो तो सब्सिक्वेंटली वो एसेट अगर इंपेयर्ड हो जाए तो रीवैल्यूएशन सरप्लस को रिवर्स करेंगे पहले। और ये रिवैल्यूएशन अभी आसिफ नाम है ना, आसिफ भाई ने पूछा अभी कि सर आपने ये सरप्लस इसी एसेट का था, बिल्कुल वो उसी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का है, सवाल में लिखा हुआ भी है। देखें सवाल की जो आखिरी रिक्वायरमेंट से पहले की लाइन है, रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस ₹1 मिलियन एज ऑफ Jan 1, 2014, 2 साल पुराना है, मसला नहीं है। रिप्रेजेंट एन अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। जब IAS 16 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे, या आज मुश्किल ही वक्त बचे, अब तो समय इतना नहीं है कि हम शायद वहां तक जा सके, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस IAS को एटलीस्ट वाइंड अप करके जाएं। और जब इंशाल्लाह आने वाले जुम्मतुल मुबारक आपसे मुलाकात हो तो उसमें इंशाल्लाह हम अपनी गुफ्तगू में IAS 16 को शामिल करें, तो वहाँ पे आप इंशाल्लाह सीखेंगे कि हाउ टू रिकॉर्ड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। एसेट बढ़ता भी है, एसेट कम भी होता है। एसेट बढ़ता है तो एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। जब आपकी फेयर वैल्यू बढ़ जाए तो वो सरप्लस अगर मौजूद है, सब्सिक्वेंटली वही एसेट अगर इंपेयरमेंट लॉस शो कर रहा है, तो पहले हम, अगर ये 2 मिलियन होता मैं पूरा 2 मिलियन यहाँ से ले जाता, क्योंकि मेरा 3 होता तो 1 बच जाता फर्दर सरप्लस में। ठीक है, क्लियर हो गया जी? आपको भी क्लियर हो गया? चलूं आगे। अच्छा, अब इस टॉपिक को जो है ना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सीक्वेंस में आप लेके चलूं, क्योंकि मैंने कुछ रैंडमली सवालात बीच से उठा लिए थे। बार-बार सवाल है इस चीज से रिलेटेड। जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है ऑनलाइन से? जी सर, मैं कहना ये चाह रहा था कि जो पेटेंट को आपने सेकंड नंबर पे रखा है, क्या सिर्फ इसलिए रखा है कि उसने कह दिया था मार्केट वैल्यू नहीं है, या उसकी सेटिंग यही होगी तरतीब? ठीक है। अच्छा, भी एक कॉलर थे हमारे साथ ऑनलाइन पे और उन्होंने कहा कि सर आपने पेटेंट को सेकंड नंबर पे रखा है यहाँ पे, वो तो मैंने रैंडम ही रख दिया। उन्होंने कहा कि सवाल में ये लिखा हुआ था कि पेटेंट की कोई वैल्यू नहीं है, आपने इस वजह से रखा है या कोई सिक्वेंशियल ऑर्डर है? देखिए, सिक्वेंशियल ऑर्डर तो ये है कि पहले फिजिकल डैमेज, फिर गुडविल, फिर अदर एसेट। तो यहाँ पे हमें पहले तो उसूलन इन्वेंट्री, देन गुडविल। ये तो मैंने एंट्री या एलोकेशन रैंडमली कर दी, लेकिन जब मैं किसी खास सवाल पे जाऊंगा, अभी ऐसा सवाल आएगा, तो वहां पहले हम टारगेट करेंगे फिजिकल डैमेज को, फिर हम जाएंगे गुडविल के पास, और फिर अदर एसेट। अब चाहे उस अदर एसेट में कोई इंटेंजिबल भी क्यों ना हो, जैसे पेटेंट था यहाँ, लेकिन यहाँ वाजे बता दिया था कि पेटेंट की कोई वैल्यू, तो दैट्स व्हाई हमें इसको 0 करना था, मैंने शुरू में ही दिखा दिया। ठीक है सर, क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर। ओके, गुड। अच्छा भाई, अब मैं अगले सवाल पे जा रहा हूँ और मैं दोबारा सीक्वेंस को फॉलो करता हूँ। आज हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन 8 से 7 तक कल हो चुका था, 6 तक मैंने सॉल्व किए थे, 7 होमवर्क किया था, 8 आज हमने बहुत ज्यादा टाइम उसमें कंज्यूम किया, बिकॉज वो एक ही सवाल है पास पेपर का जिसमें रिवर्सल है, और वो एक सवाल चूंकि आपको अच्छे तरीके से बता रहा था तो उसमें मैंने काफी आपको पहले कॉन्सेप्ट दिया, फिर सवाल सॉल्व किया। 9 हम कर चुके, 10 की तरफ जा रहा हूँ। 10 कंपैरेटिवली काफी डिफरेंट सवाल है, तो आपने बस घबराना नहीं है, इसमें थोड़ा सा जो है ना डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा, बस ट्राई टू अंडरस्टैंड, नो नीड टू टेक एनी टेंशन। और हम्बल रिक्वेस्ट है, कॉपी नहीं कीजिएगा अभी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कॉपी करने का समय आपको मिलेगा घर जाके। ठीक है, सवाल नंबर 10, सफा नंबर 4 आपके हैंडआउट के टॉप पर, पेज नंबर 4 के टॉप पे सवाल नंबर 10 मौजूद है। ये सवाल वंस अपॉन अ टाइम फैब की अटेम्प्ट थी ICA में 2014, खान एंड कंपनी। सवाल थोड़ा अजीब और गरीब है, असल में मुझे लगता है सवाल बनाने वाले से मुझे ऐसा फील होता है
शायद आप लोग मेरा साथ दें, हल्की फुल्की कुछ मिस्टेक हुई है। क्या थी? अच्छा ठीक है। बहरहाल सवाल में लिखा हुआ है खान एंड कंपनी एक्वायर्ड द होल बिजनेस फॉर अ परचेज कंसीडरेशन ऑफ 5.2 मिलियन, 52 लाख रुपए जिसको हम कहते हैं। अच्छा, खान ने खरीद लिया ना, फ्रॉम वेयर? आफरीदी, ऐसा ही है। खान साहब ने खरीदा है आफरीदी ट्रांसपोर्ट कंपनी से। अब हम अकाउंटिंग किसकी करेंगे, खान साहब की या आफरीदी की? इसे नीचे रिक्वायरमेंट में लिखा है कि देखो, इतना तो मेमन भाई को बताया कि हम खान साहब की अकाउंटिंग करेंगे। एग्जामिनर नीचे रिक्वायरमेंट में क्या लिख रहा है, वर्क आउट द कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट ऑफ आफरीदी ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ये एग्जैक्टली मैंने एग्जाम से ही कॉपी पेस्ट किया, ये मैंने टाइप नहीं किया, वरना मेरी टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती थी। मैं हैंडआउट में जो 5 पेपर के सवाल कॉपी पेस्ट करता हूँ वो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट करता हूँ, लेकिन बाकी कहीं कहीं मैं कहता हूँ हाँ ये मेरी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। एक जगह वो एक्सिस्टिंग को मैंने एक्साइटिंग कर दिया था, माइनर को शायद मेजर कर दिया था, या तो वो तो ठीक है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो हो जाती है, तो गलतियां हो जाती है, मसला नहीं है। यहाँ पे बहरहाल एग्जामिनर ने इस सवाल में, अच्छा ये सवाल जिस अटेम्प्ट में आया था ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब ये जो पेपर था ना, बड़ा बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी इस सवाल को अटेम्प्ट करने में, क्योंकि सवाल को देख के एकदम से बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। नॉर्मल इस टाइप के सवाल पेपर में नहीं आते थे। अब इसमें इसने कहा कि भाई खान साहब ने आफरीदी ट्रांसपोर्ट से बिजनेस खरीदा है 52 लाख 5.2 मिलियन Jan 1 2013 और अ कंपनी दैट ऑपरेट CNG रिक्शास इन कराची। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट फेयर वैल्यू ऑफ आफरीदी ट्रांसपोर्ट ऑन द डेट ऑफ इक्विजिशन। अब बहरहाल चले यहां तक तो चलो जायज है, ये एट द डेट ऑफ इक्विजिशन है ना, मतलब इक्विजिशन डेट पे जब एक्वायर कर रहे थे खान साहब, तो उस वक्त जो है ये उनकी पोजीशन थी। खान साहब ने जो 52 लाख रुपए दी उसकी बाइफिकेशन में गुडविल मिली है 5 लाख की, ये परचेज गुडविल है, ये रिकॉर्ड होती है, मैंने कल कहा था। आपने गुडविल भी खरीदी है, आपने 5 लाख गुडविल के दिए, 15 लाख लाइसेंस के दिए, 20 लाख, 6 लाख रुपए पार्किंग के दिए, कितने हो गए 26 लाख, 6 लाख रुपए वर्कशॉप के दिए 32 लाख, और 20 लाख रुपए के 20 रक्षे, कितने हो गए 52 लाख। ये पूरे 52 लाख की बाइफिकेशन हाजा मौजूद, राइट। अब उसमें जो है ना, इस सवाल में थोड़ा सा मैं आपको पहले मैपिंग से समझा दूं ताकि आपको सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा। और इसको 2 मरतबा इंपेयरमेंट लॉस हमने रिकॉर्ड करना है, सवाल की रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट 2 मरतबा इस पर मैं इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करूंगा, और 1 मरतबा मार्च की 1 तारीख को और 1 मरतबा जून की 30 तारीख। ये 2 रिक्वायरमेंट है। अगर आप सवाल देख रहे हैं नीचे, तो सवाल में लिखा हुआ है कि वर्क आउट द कैरिंग वैल्यू या इंपेयरमेंट लॉस। मैं रिक्वायरमेंट पढ़ देता हूँ, सवाल का चलिए ये रहा। अच्छा, वर्क आउट द कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट ऑफ आफरीदी आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द इंपेयरमेंट लॉसेस एट दिस और दिस, यानी कितनी मरतबा इंपेयरमेंट लॉस है, 1 मरतबा इंपेयरमेंट लॉस कौन सी तारीख को है, 1 मार्च। अच्छा, आपने पहले तो बताओ बिजनेस कब खरीदा था, Jan 1 2013, और यहाँ पे हमारे पास एक तो गुडविल, दूसरा लाइसेंस है, और तीसरा पार्किंग है, और चौथा क्या है आपके पास, वर्कशॉप WS और CNG R, ठीक है, R बोले तो रिक्शा, ठीक है। गुडविल कितनी है 5 लाख, सही है, और लाइसेंस कितने का है 15 लाख। व्हाट अबाउट पार्किंग 6 लाख, और वर्कशॉप ऑल्सो 600,000, और 20 रक्षे 20 लाख के, मतलब एक रक्षा कितने का हो गया 1 लाख का। अच्छा, अब यहाँ पे ये टोटल बनता है 52 लाख रुपए, 52 लाख, जो कि खान साहब ने आफरीदी ट्रांसपोर्ट को दिए। सवाल खुद कह रहा है कि एक्वायर द होल बिजनेस, ठीक है, फ्रॉम आफरीदी फॉर परचेज कंसीडरेशन 5.2 मिलियन। मार्च की 1 तारीख, 2 महीने गुजरे, जैन और फेब। मार्च अभी पहला दिन था, एक मसला हुआ है जिसकी वजह से बिजनेस की वैल्यू डाउन, और फिर उस मसले को सब्सिक्वेंटली मजीद हिट हुआ, लोगों ने आपके बिजनेस में इंटरेस्ट कम किया, उस हादसे की वजह से आपकी बिजनेस की वैल्यू जून 30 को फर्दर डाउन हुई है। ये 2 मरतबा हमने इस पे क्या रिकॉर्ड करनी है, इंपेयरमेंट लॉस। सवाल कहता है मसला ये हुआ था, ऑन March 1 2013 CNG cylinders of 3 rickshaws
exploded. Fortunately, no one was injured. Alhamdulillah, कोई जख्मी भी नहीं हुआ. But 3 rickshaws were beyond their repair, having no residual value. बिल्कुल जीरो हो गए. 3 लाख रुपए तो आपके गए सीधे सीधे. Physical damage. ठीक है. Estimated value in use of the whole of the business after this accident was assessed at rupees 3.2 million. 32 लाख रुपए पे आ गई. एकदम आपका बिजनेस यहाँ देखिए कितना था, 52 लाख. एकदम यहाँ पे कितना आ गया, सॉरी हाँ 52 लाख सही है, 52 से 32 लाख. इज देयर एनी इम्पेयरमेंट लॉस? हाउ मच? 20 लाख. अब हमारे पास 5 एसेट है, गुडविल भी है, फिजिकल डैमेज भी है, अदर एसेट भी है. यहाँ पूरी सीक्वेंस फॉलो होगी. पहले फिजिकल डैमेज 3 लाख, फिर गुडविल 5 लाख, फिर भी लॉस कितना बच जाएगा? 12 लाख. उन तीनों में एलोकेट करूंगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे. एक बात यहाँ मैं पहले सवाल पढ़ता हूँ क्योंकि इसमें 1-2 बातें जो आपको बताना जरूरी है. आगे कह रहे कि नंबर ऑफ पैसेंजर वाज बिलो एक्सपेक्टेशन आफ्टर द एक्सीडेंट. जाहिर सी बात है, खुदा ना खास्ता जहां पे कोई मसला हो जाए तो लोग वहां से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं. अच्छा, फिर कह रहे दे वर नॉट यूजिंग द सीएनजी रिक्शास बिकॉज ऑफ देयर फेयर ऑफ अ सिमिलर एक्सीडेंट occurring to the remaining rickshaws. As per market research report, the value of the business was reassessed on June 30 at rupees 2.6 million. Again, आपकी वैल्यू फर्दर डाउन हो गई. मतलब यहां से यहां कितना इंपेयरमेंट लॉस था? 20 लाख. अब यहां से यहां फर्दर आपका कितना इंपेयरमेंट लॉस है? 6 लाख रुपए का. यहां पहुंचते पहुंचते मजीद आपका इंपेयरमेंट लॉस. और यहां आपका कितना इंपेयरमेंट लॉस है? 20 लाख. 32 लाख माइनस 52 लाख माइनस 2 मिलियन इक्वल टू 3.2 माइनस 6 इक्वल टू 2.6. 2 मरतबा इंपेयरमेंट लॉस. जाहिर सी बात है, लोग आपके रिक्शों में नहीं बैठ रहे, लोगों को फेयर हो गया है. आगे कह रहे हैं कि ऑन जून 30, 2013 खान साहब रिसीव. अब देखो खान साहब को ऑफर रिसीव हो रही है तो इसका मतलब बिजनेस कौन चला रहे हैं? खान साहब. आफरीदी तो नहीं चला रहा. बहरहाल June 30, 2013, Khan and Company receive an offer 7 लाख रुपए in respect of the operating license that is transferable. खान साहब चाहे तो लाइसेंस आगे बेच सकते हैं. 7 लाख ये इसकी क्या होगी? फेवरेबल कॉस्ट टू से वैल्यू इन यूज जो भी आप. ऑपरेटिंग लाइसेंस इज फॉर 15 इयर्स, अभी भी 15 साल के लिए है. कैरिंग वैल्यू ऑफ पार्किंग एंड ऑफिस एरिया वर बेस्ड ऑन देयर कैरिंग वैल्यू इन यूज. लेकिन जो आखिरी लाइन है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सीएनजी रिक्शास आर वैल्यूएट एट देयर एनएसपी. व्हाट इज एनएसपी? नेट सेलिंग प्राइस. यानी आपने बिजनेस जब बेचा था, आफरीदी ने खान साहब को 20 रक्शे 20 लाख के दिए थे. एक रक्षा 1 लाख का था. 3 तो नुकसान हो गया, लेकिन बाकी रक्षों पे कोई इंपेयरमेंट लॉस हम रिकॉर्ड, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि उसको किस पे रखना है? नेट सेलिंग प्राइस. जितने के बेचे ना 17 लाख, वो 17 लाख पे ही रहेंगे. सही है. उस पे हम कोई इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड सिर्फ 3 लाख तो करेंगे फर्स्ट टाइम. 17 लाख के बाद अगली मर्तबा. अब इसको देखो सॉल्व कैसे किया जाएगा. इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक टेबल की शक्ल में चलेंगे और हम उसमें जो है ना इस तरीके से लेके चलेंगे कि हमारे पास सपोज करें कि सबसे पहले ये डिस्क्रिप्शन का एक कॉलम आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन के कॉलम में आप जो जो हेड्स है वो बता दें. कौन कौन सा हेड्स है आपके पास? सबसे पहला हेड है हमारे पास गुडविल. और गुडविल के बाद क्या है हमारे पास? गुडविल है, लाइसेंस है, पार्किंग है, वर्कशॉप है, और फाइनली वी हैव सीएनजी रिक्शा. सर आई एम अनएबल टू हेड यू. फरहानुर रहमान, क्या आप हमें सुन सकते? फरहान, कैन यू हेयर मी? फरहान, आर यू देयर? अच्छा भाई, किसी और को मेरी आवाज आ रही है? अब्दुल बसीर भाई,
जी सर जी आ सर, रही है। आवाज आ रही है। ओके गुड, इसका मतलब है फरहान साहब आपके एंड पे कोई इशू है। अच्छा भाई, एक तो हमारे पास सीवीज मौजूद है, सीवी से मुराद कैरिंग वैल्यू, जिस दिन हमने खरीदा उस दिन की सीवी, वंस अपॉन अ टाइम, हैप्पी न्यू ईयर, Jan 1 2013, आपने जब ये बिजनेस खरीदा तो गुडविल की वैल्यू थी 5 लाख, एम आई राइट? और लाइसेंस थी, चेक करो ना आप लोग, जाग रहे नहीं जाग रहे? अच्छा भाई, गुडविल की वैल्यू थी 5 लाख रुपए। व्हाट अबाउट लाइसेंस? 15 लाख रुपए। पार्किंग है 6 लाख रुपए, वर्कशॉप 6 लाख रुपए, CNGR 20 लाख रुपए। इट्स ऑल अबाउट 5.2 मिलियन राइट लैख, ठीक है। अच्छा भाई, अब इसमें देखिए, मैं पहले टेबल कंप्लीट कर रहा हूं, फिर इसमें वैल्यूज पुट करूंगा। टेबल से मुराद एक इंपेयरमेंट लॉस हम करेंगे, कौन सी डेट पे? इंपेयरमेंट लॉस इधर देखिएगा, March 1, और वो इंपेयरमेंट लॉस जब माइनस होगा तो उसके बाद एक नई सीवी आएगी, और उसके बाद एक और इंपेयरमेंट लॉस होगा। वो इंपेयरमेंट लॉस कौन सी डेट पे होगा? और June 30 का इंपेयरमेंट लॉस माइनस होने के बाद एक और सीवी आएगी, कैरिंग वैल्यू राइट। अच्छा, ये तो हमें पता है, अभी हमने पीछे एक टाइमलाइन फजूल में नहीं बनाई थी। हमें पता है कि ये 20 लाख होगा, वो 32 लाख होगा, वो 6 लाख होगा, यानी हमें सारी वैल्यूज पुट कर दूंगा। रेहान, मैंने आपको कमरा बंद करने का बोला बेटा, दरवाजा बंद कर दो, सर आंखें जल रही है मुझे। माइक बंद कर दें अपना प्लीज। सॉरी सर, सॉरी सॉरी। अच्छा भाई, ये तो हमें पता है कि हमारी वैल्यूज जो है ना, ये वैल्यू 20 लाख रुपए। किसी को एतराज है? क्योंकि ये पहली मर्तबा जब वो रक्षों में हादसा हुआ तो बिजनेस की सीवी आफ्टर इंपेयरमेंट लॉस कितने हो जाएंगे? 32 लाख। तो मतलब आपका जो इंपेयरमेंट लॉस फर्स्ट टाइम आएगा वो 20 लाख है, और 32 के बाद दोबारा सीवी जब मार्केट रिसर्च रिपोर्ट आई 26 लाख, तो इसका मतलब है यहाँ कितना इंपेयरमेंट लॉस आएगा? 6 लाख। हमने टेबल की बॉटम लाइन कंप्लीट कर दी। ये बॉटम लाइन आप इस ग्राफ को देख ले, यहाँ से नजर आ रही है। 52 लाख से 32 लाख, 20 लाख का इंपेयरमेंट लॉस, 32 लाख से 26 लाख, 6 लाख का इंपेयरमेंट लॉस। अब हम चलते हैं आईएस के रूल के मुताबिक। आईएस कहते हैं सबसे पहले फिजिकल डैमेज 3 लाख रुपए, फिजिकल डैमेज 3 लाख रुपए, 3 CNG रक्षे, 20 रक्षे 20 लाख के, तो 3 रक्षे 3 लाख के। गुडविल पूरी उड़ा दूं क्योंकि हमारे पास लॉस ठीक ठाक है। क्या पूरा 20 लाख का लॉस खत्म हो गया? 12 लाख का इंपेयरमेंट लॉस, उसको हम जाएंगे प्रो रेट पे एलोकेशन करने, रेशियो पे जाएंगे, एलोकेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। वो तो हो गया मेरे भाई, फिजिकल डैमेज कर दिया है, गुडविल भी कर दिए, फिजिकल अली प्लीज, फिजिकल डैमेज भी हो चुका है, गुडविल भी हो चुकी है। अब कौन कौन से एसेट रह गए? लाइसेंस, पार्किंग और, अच्छा अब इधर देखिए, नंबर 1 लाइसेंस, नंबर 2 पार्किंग एंड नंबर 3 वर्कशॉप। क्या आपको 3 का टेबल आता है? सही है, 5 2 2 कर दूं? 5 3 5 15, 3 2 6, 3 2 6, सही है। 5/9, 2/9, 2/9। टोटल लॉस था 20 लाख, 20 लाख में से हमने एलोकेट कर दिया 8 लाख, तो बाकी रह गया 12 लाख। बाकी हम डायरेक्ट 12 लाख कर रहे हैं, बाकी दिखाने की जरूरत नहीं है। चाहो तो दिखा दो वो, अगर आप लॉस दिखाना चाहो, वो जो ऊपर हमने एलोकेट किया है। नहीं भी दिखाएंगे तो नो इश्यू एट ऑल, हम रिमेनिंग लॉस को दिखा रहे हैं जो कि हमने यहाँ पे एलोकेट करना है, और वो रिमेनिंग लॉस 12 लाख रुपए है। तो लाइसेंस, पार्किंग और वर्कशॉप, लाइसेंस के हिस्से में लॉस कितना, ये पॉइंट में आंसर आ रहे हैं। 12 लाख रुपए का टोटल लॉस है, टोटल 20 था, 20 में से 8 लाख तो एलोकेट हो चुका है, बाकी रह गया 12 लाख। मल्टीप्लाई बाय 5/9, 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/9, 12 लाख मल्टीप्लाई बाय अनदर 2/9। अच्छा अब यहां पे जी बताएं,
666 7 कर देंगे राउंड करके जी। आगे बताएं। 333334 266 667 मैं करता हूँ ना, रुझान एडजस्ट करता हूँ इसको। अब ये जो है ना, इसको 6 कर दूंगा मैं, वरना वो 1 रुपए से आंसर एक्सेस कर जाएगा, वो राउंडिंग इम्पैक्ट है। अगर मैं 7 करूंगा तो आखिरी में 1 एक्स्ट्रा आएगा, 12 लाख 1 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा। और मैंने लाइसेंस से क्यों एडजस्ट किया, क्योंकि उन दोनों की वैल्यू सेम है, पार्किंग और वर्कशॉप की वैल्यू, तो वहां दोनों मैंने 667 रखा है, आखिर में तो 6 कर दिया। अब ये पूरा हो गया 12 लाख, तो इसका मतलब है 666 और फिर एक और 666, उसके बाद 266 667, इसके बाद अनदर 266 667। इज दैट क्लियर? अब इंपेयरमेंट लॉस के बाद 5 लाख गुडविल थी, 5 लाख की राइट ऑफ हो गई, बाकी रह गई 0। ऐसे ही 15 लाख में से 666 माइनस करें तो शायद 83334, ऐसे ही 83334, सही है। उसके बाद 600 माइनस दिस 333, am I right? And this would be this 333, and this would be 17 लाख। 20 लाख माइनस 3 लाख बोले तो 17 लाख। 17 लाख प्लस 333 प्लस अनदर 333 प्लस 83334 इक्वल टू 32 लाख। चेक कर लेना, ये इतना ही आ रहा है। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, स्ट्रेट सवाल है, ठीक है। अब आपके बिजनेस की वैल्यू 32 लाख से मजीद कितनी हो गई? 26 लाख। डू वी हैव अनदर इंपेयरमेंट लॉस? और रिक्वायरमेंट भी यही थी, कितनी मरतबा इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करनी है? मार्च 1, जून 1, सॉरी जून 30। अब जब मैं जून 30 को जा रहा हूं तो मुझे पता है 6 लाख का इंपेयरमेंट लॉस है। एक बात तो तय है कि रक्षों पे अब कोई इंपेयरमेंट लॉस, उसने कहा था नेट सेलिंग प्राइस पे रखना है। गुडविल तो है ही नहीं, वो भी 0 है। बाकी रह गए 3, क्या क्या रह गए? लाइसेंस, पार्किंग, वर्कशॉप। ऐसे ही खान साहब को लाइसेंस की ऑफर आई है कि 7 लाख, और खान साहब कितने का दिखा रहे हैं? 83334। तो इसका मतलब है इसकी अब वैल्यू कितनी आपकी बुक में होनी चाहिए? 7 लाख। ये आपको इशारतन बता दिया ना भाई, एक्सटर्नल फैक्टर ने आपको बता दिया मार्केट में कितने का बिक रहा है ये, और आपकी बुक में कितने का लिखा हुआ है? 83334। इसका मतलब है 133334, इतना एक्सेस लिखा हुआ है। ये आपने क्या कर दिया? इंपेयरमेंट लॉस। अब गुडविल 0 थी, नो इंपेयरमेंट लॉस सेकंड टाइम। रक्षों को कहा था किस पे रखना है? नेट सेलिंग प्राइस, नो इंपेयरमेंट लॉस सेकंड टाइम। बाकी रहेगा कितने एसेट? 3 में, पहले तो 3 रह गए थे ना, 3 में से हमने वो जो लाइसेंस है उसकी मार्केट वैल्यू को फोकस करते हुए 133334 का क्या रिकॉर्ड कर दिया? इंपेयरमेंट लॉस। अब रह गए 2, यहाँ पे प्रोरेट करेंगे, आपको 3,33,333 का टेबल आता है। 3,33,333 वन जा 3,33,333 1 का रेशियो आएगा ना, 1:1। भाई दोनों एक ही टेबल में 1 से मल्टीप्लाई होके आ रहे। हाँ, हाफ कर दें या जो भी है, हम थोड़ी सी एलोकेशन दिखा देते हैं। एलोकेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। अब ये एलोकेशन कौन सी तारीख की है? जून 30। और ये एलोकेशन कब की थी? मार्च 1। अच्छा, अब इसमें हमारे पास सिर्फ 2 लोग हैं, एक का नाम है पार्किंग और एक का नाम क्या है? वर्कशॉप। और रेशियो चूंकि एक ही टेबल में दोनों आते हैं 1:1, 1/2, 1/2, 50-50 हो जाएगा। तो ये है कितना टोटल? 6 लाख में से 133,334 को माइनस कर दो, टोटल 6 लाख का लॉस था ना, जो बचा हुआ लॉस है। या पर हेड बता रहे हैं आप लोग? पर हेड बता रहे हैं। वैसे टोटल लॉस कितना बचा हुआ है? WS का मतलब 466
एक और 6 श्योर ओके 466,666 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो हाफ ऑफ है 1/2 कितना हो गया ये 233,333 233,333 तो दिस इज 233,333 and this is 233,333 this minus is equal to this and this minus is equal to this and this plus this plus this plus is equal to this. What is this? 26 lakh, right? मतलब 333 minus 233 equal to 100, another 100, 7 plus 1 8 plus 1 9 plus 17 equal to 26. तो ये सवाल आपका दो हिस्सों में इम्पेयरमेंट लॉस के बाद कंप्लीट हुआ और इसमें असल में मैं एक तो मैंने आपको कहा ना इसमें मुझे जो लगता है कि शायद थोड़े बहुत वो लिखने में उसने वो तो चलो इतना बड़ा फैक्टर नहीं था हमारा अक्सर मैंने ये देखा है कि सवाल कहीं ना कहीं से कॉपी अक्सर एग्जामिनर करते हैं आईकेप में भी होता है आज मैंने सुबह 2 सवाल करवाए 2 डिफरेंट आइटम के बेड टेट्स के सीए वाले बच्चों को बिल्कुल मैंने कहा आईकेप में लग रहा है कि वो पिछला सवाल उठा के उसको पेश किया है और अभी मैंने लास्ट अटेम्प्ट का सवाल करवाया स्प्रिंग 21 मार्च 2021 में जो आईकेप का कैफ 1 का पेपर हुआ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का उस पे जो सवाल आया है वो 2018 में एक सवाल आया था मैंने दोनों एक ही पेज पे हैंडआउट में लिखे हुए थे दोनों आज करवाए बच्चों को वहां सुबह मैंने कहा आईकेप ने कुछ भी नहीं किया वही सवाल उठा के पेश किया वैल्यूज चेंज कर दिए बस 4 एडजस्टमेंट वही थी वही सेम वर्डिंग बिल्कुल सेम फॉर्मेट तो हमारा एग्जामिनर भी अक्सर अभी मैं सुबह दोपहर में यहाँ पढ़ा रहा था सामने रूम में FSCR मॉर्निंग वाले बच्चों को IAS 23 पढ़ा रहा था बोरोइंग कॉस्ट उसमें एक सवाल मैंने देखा पेपर में आया हुआ है वो ACCA से कॉपी हुआ है तो ये सवाल भी मुझे ACCA में ऐसा एक सवाल नजर आया है ACCA में मैंने आपको किट भी शायद दी है और बुक भी दी है तो उसमें आप देखिएगा एक सवाल है उसमें ये CNG रक्षे नहीं है वो रेलगाड़ी है शायद इंजन है 2 उसमें से एक इंजन जो है ना डिस्ट्रॉय हुआ इन्होंने 3 रिक्शे डिस्ट्रॉय बिल्कुल सेम सवाल इन्होंने चोरी किया है बस वो सीन थोड़ा सा चेंज कर हाँ तो सीन उन्होंने चेंज किया आज आप यकीन करेंगे सुबह मैंने सवाल करवाया आपको भी करवाऊंगा IAS 23 में पूरा सवाल कॉपी पेस्ट किया एग्जामिनर ने हर वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दिया वहां पे 100 था उसने 50 किया एक जगह पे वहां 120 था उसने 60 किया 80 था उसने 40 किया हर चीज को उसने 2 से डिवाइड करके सवाल कॉपी पेस्ट कर दिया तो ये अक्सर होता है बहुत सारे देखिए ये करते हैं बहुत सारे एग्जामिनर करते हैं सवाल उठा के ताकि सवाल नया लगे वैल्यूज चेंज कर देते हैं थोड़ा सा बस उसको विंडो ड्रेसिंग कर देते हैं तो ये सवाल एक्चुअली कॉपी हुआ है वहां पे ऐसा एक सवाल मौजूद है ACCF 7 में वहां पता नहीं एक इंजन तबाह हो गया और बिल्कुल सेम सवाल है वहां भी 2 मरतबा इम्पेयरमेंट लॉस है तो इन्होंने उसको कॉपी करके थोड़ा सा नया डिजाइन दिया था और कुछ भी नहीं है इवन ये सवाल फर्स्ट टाइम जब आपके सामने आता है ना ये तो अभी चलो आपका पेपर पैटर्न चेंज हो गया है अब मैं आपको बता दूं पेपर में सवाल जो कंफर्म आजकल आ रहा है ना वो बच्चों के कमेंट्स आ जाते हैं क्योंकि अब पेपर लिमिटेड है इनके पास वो जो सवाल हमने ब्रेक से पहले किए ना जिसमें वो गुडविल प्लांट इक्विपमेंट करंट एसेट वो वाला सवाल बच्चे बोलने ऑलमोस्ट आ रहा है पेपर में 5 नंबर का अच्छा 12 लेकिन सर एक बात सवाल में कैसे द कैरिंग वैल्यूज ऑफ द पार्किंग कॉम्प्लेक्स जी ओके आसिफ भाई गॉट इट अच्छा भाई प्लीज फिजिकल प्लीज बी साइलेंट एक सवाल है हमारे आसिफ भाई का सर एक जुमला लिखा हुआ था सेकंड लास्ट मैं हाईलाइट करता हूं द वैल्यूज कैरिंग वैल्यू ऑफ पार्किंग कॉम्प्लेक्स एंड ऑफिस एरिया वर बेस्ड ऑन देयर वैल्यू इन यूज मतलब उन पे वैल्यू इन यूज का मतलब है आपने इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना है वैल्यू इन यूज का मतलब आपकी कैरिंग वैल्यू ज्यादा हो रही है वैल्यू इन यूज कम हो रही है इसका मतलब है तभी तो मैंने आखिर में जो 233 का जो लॉस किया है वो पार्किंग और ऑफिस एरिया वर्कशॉप पे तो किया है बाकी हमने CNG रक्षों को छोड़ दिया लाइसेंस का उसने खुद ही बता दिया था 7 लाख रुपए बाकी कुछ बचा ही नहीं था गुडविल ऊपर ही खत्म हो गई थी बाकी आपके पास कोई नहीं था देखिए असल में ये भी सवाल फर्स्ट टाइम आपके सामने अचानक आया ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है ठीक है ना लेकिन बात वही है घबराना नहीं है आपने रिलैक्स होकर पेपर करना है इवन देखिए
मैं हकीकत बता रहा हूँ, पेपर में आप गलत भी करके आओ, गलतियां भी करो, गिरते शे सवारी मैदान जंग में, लेकिन याद रखिए गलतियों के बावजूद आप पास होते हैं। इवन मैं आपको बताऊं, जिस बच्चे का इस पेपर में, ये 2014 की अटेम्प्ट, जिस बच्चे का मेरिट था पूरे पाकिस्तान से, असजद, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लास का स्टूडेंट था, मैंने ये अटेम्प्ट भी पढ़ाई थी, इससे पहले से पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 2011 से ऐसे में पढ़ा रहा हूँ, ये अटेम्प्ट पढ़ाई थी। पेपर के बाद उसी दिन बच्चे का कमेंट आया था, सर पता नहीं अजीब सा सवाल आया था, इसका क्या कहते हैं, IS36 का समझ भी नहीं आया था, बस कर दिया उसको। लेकिन जब रिजल्ट आया अल्हम्दुलिल्लाह ही गॉट मेरिट सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इस पेपर में उसका पूरे पाकिस्तान में पोजीशन थी। तो याद रखे, पोजीशन होल्डर भी गलतियां करते हैं, 100 में से 100 नहीं आता वो भी। एक मरतबा एक और, इसकी अगली अटेम्प्ट जब थी ना 2014 की, ये मेरा ख्याल है फेब अटेम्प्ट थी, 2014 की अगस्त अटेम्प्ट, इल्मा मुश्ताक, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्टूडेंट थी, शी गॉट मेरिट। उसके ICMA ने मार्क्स भी बताए थे, शी गॉट 78 मार्क्स, 78 मार्क्स पे उसने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया था। मिलते हैं कुछ थोड़ा बहुत सर्टिफिकेट, देखिए सर्टिफिकेट मिलते हैं सबसे बड़ी बात। और अगर आपका स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट हो तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत 10,000 रुपए का कैश प्राइस है, मिमन को सब पता है। असल में देखिए मसला पता ही क्या है, सबसे बड़ी बात, एक आपकी रिकॉग्निशन होती है, आपकी CV के ऊपर एक वैल्यू एडिशन होता है कि आप ICMA के पोजीशन होल्डर स्टूडेंट है। तो बहरहाल अगर आपको 50 चाहिए तो उसमें मैं अक्सर वो बात कहता हूँ, 50 इक्वल टू 100, 49 इज इक्वल टू 0, 49 वाला भी फेल है, 0 वाला भी फेल है, 50 वाला भी पास है, 100 वाला भी पास है। तो आप 100 के बराबर है। बस क्लियर होना चाहिए। जी क्या कह रहे हैं आप? मार्क्स वार्क्स से कुछ नहीं होता, बस क्लियर होना चाहिए बंदा। भाई ये कह रहे हैं मार्क्स वार्क्स से कुछ नहीं होता, क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एक 50 जो है ना, असल में 50 तो आपको पता है, ये प्रोफेशनल जितने भी इंस्टीट्यूट है, ICAP, ICMA, SCCA, यहाँ सब पे 50 पासिंग होते हैं, और 50 से ऊपर दे दें। हाँ अच्छा, CA में मैं आपको बताऊं, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्टूडेंट की पोजीशन आई लास्ट पेपर में, लास्ट की जो 20 मार्च में हुआ था, 2021 में, उसके मार्क्स बताया आई कि अपने शी गॉट 95 मार्क्स। और 2-3 अटेम्प्ट पहले एक स्टूडेंट थी मेरी, हाइका पटेल, ICAP ने उसके मार्क्स अभी भी वेबसाइट पे डिस्क्लोज किए हुए, शी गॉट 99 मार्क्स। और एक मेरी स्टूडेंट थी SCCA में, शी गॉट 100 आउट ऑफ 100 अकाउंटिंग। अच्छा, जब उसके 100 आए थे ना मेरे स्टूडेंट के, उसने वर्ल्ड वाइड माशाल्लाह उसको पोजीशन मिली थी, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 तो वर्ल्ड वाइड होती है। तो उस वक्त जो है ना, उसने जब मुझे आके कहा कि सर मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए, उसकी क्लास के 2 लड़के खड़े हुए थे वहीं, कहने लगे सर हम जैसे 2 पास हो जाते हैं इसमें। बात तो सही है। तो सही बात है। बहरहाल देखिए, असल में ये सारी बातें जो मेहनत करते हैं उसको एंड रिजल्ट भी मिलते हैं। और दूसरी बात ये कि पेपर में गलतियां, समझाने का मकसद ये, गलतियां होंगी, घबराना नहीं है, 100% पे भाई कोई नहीं होता। पोजीशन होल्डर भी मैं आपको बोलूँ ना 78 पे, ICMA ने कई मरतबा, एक मरतबा मेरे मार्क्स भी बताए थे, मेरे तो 50 नंबर आए थे अल्हम्दुलिल्लाह, 50 पे पास हुआ था मैं, ठीक है। मेरे एक ही मरतबा मार्क्स बताए थे। कभी कभी ICMA पास वालों के मार्क्स भी बताता है। और जो मैं बता रहा हूँ, इल्मा मुश्ताक अब तो माशाल्लाह वो भी क्वालिफाइड है, असजद ये तो सब क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन इल्मा मुश्ताक के 78 थे। मतलब 78 पे पोजीशन का मतलब 20-22 गलतियां उसने की है, एक स्टेप के एक नंबर होते हैं। आप 20-22 गलतियां करके भी पोजीशन ले रहे हैं, मीन्स के ठीक है गलती होती है, इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, खता के पुतले हैं, गलती इंसान से होती है। तो आप पेपर में रिलैक्स, मैं तो कई दफा बताता हूँ, मैंने तो हकीकत बता रहा हूँ, किस पेपर में मैंने 50 लिए ना, मैंने अटेम्प्ट ही 65 किया था, SFM स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 35 नंबर का छोड़ के आ गया था, मुझे आ ही नहीं रहा था, पेपर समझ ही नहीं आ रहा था क्या पूछ रहा है वो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने जितने पेपर दिए ना, तकरीबन पेपर में मैं छोड़ के आता था 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर। MA के पेपर में, आप लोग MA पढ़ रहे होंगे, MA मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने 25 नंबर का एक सवाल था, पढ़ा ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था क्या है, मैंने सवाल ही छोड़ दिया। हमारे वक्तों में इतने बड़े बड़े सवाल आते थे,
मतलब 2-2 पेज के 1.5 पेज के सवाल। अब वो सवाल मैंने देखा, पता नहीं क्या कहानी सुना रहा है, जहाज ये हो गया, मसला हो गया। मैंने बोला भाई खुद ही पढ़ता रहेगा सवाल, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। हाँ देखिए, असल में बात ये होती थी, जितना अटेम्प्ट करता था कोशिश करता था वो सॉलिड अटेम्प्ट करूं, और उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इसमें भी आप निकाल लोगे। क्योंकि यार वो जो लोग समझते हैं ना कि 100% करके आना है, ऐसा नहीं है यार। मैं आपको बताऊं, एक और स्टूडेंट था, ये 2018 मार्च आईकेप का स्टूडेंट था, शायान, उसको अकाउंटिंग पढ़ाई थी मैंने, ठीक है। चाहो तो चेक कर लेना वेबसाइट पे, आईकेप ने उसके मार्क्स अभी भी लिखे हुए। ही गॉट 97 मार्क्स। उसका फाइनल अकाउंट बैलेंस नहीं हुआ था, बैंक रिकंसिलिएशन रिकंसाइल नहीं हुआ था, 2 नंबर तो यहीं कट गए। उसके बावजूद कितने मार्क्स थे उसके? ये सारे मार्क्स आईकेप ने अभी भी वेबसाइट पे लिखे हुए। एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ो आप जाके, आईकेप पोजीशन होल्डर के मार्क्स डिफाइन कर आजकल बता रहा है कि मैक्सिमम बच्चे ने ये मार्क्स लिए। अच्छा भाई आ जाए अगले सवाल पे। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक सवाल है। अच्छा भाई प्लीज कम टू द पॉइंट। 11वां सवाल मैंने कल करवा दिया था, बस हैंड आउट ऑलमोस्ट एंड पर है। मैं आइए 16 पे जा रहा हूँ, बता रहा हूँ ना, अब कोई बाकी नहीं है सवाल, बता रहा हूँ ना। इधर तो आ जाए, 13 तो हो गया है, अभी आप देखें हो गया, ये भी हो गया है। इधर देखें, ये 11 कल कर लिया था हमने। An asset is considered to be impaired if its carrying value is more than its recoverable amount. In order to assess whether an asset has impaired, IAS 36 describe a number of nishaniyan based on internal or external information. What are these indications? पहले पेज पे थ्योरीज का आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अच्छा 10 तक सारे हो गए थे, 12 भी हो गया था, 13 तो है ही नहीं, कुछ मजाक है, मतलब 13 रिपीट हुआ है। आईसीए मैंने 13 क्वेश्चन, और ये बता दूं, ये वाला सवाल एग्जैक्टली जो 13 है ना, ये मुझे लगता है जो बच्चों के कमेंट्स आए ना मेरे पास अब तक पेपर में, ये वाला आ रहा है। मतलब वैल्यूज चेंज होंगी, सीन सेम होगा, क्योंकि 5 नंबर में यही आ सकता है। अब मैक्सिमम 5 नंबर से बड़ा सवाल नहीं है पेपर में बच्चे। असल में देखिए कंप्यूटर बेस में एक खराबी है, लिमिटेड पेपर होते हैं। एक ही सवाल आप लोगों ने, अगर किसी ने यहाँ पे फंडामेंटल का पेपर दिया है, फार्मा सवाल डेप्रिसिएशन का 5 साल से मैं सुन रहा हूँ आ रहा है, बैंक रिकंसिलिएशन का एक ही सवाल है 5 साल से वही आ रहा है, ठीक है ना। तो मसला ये है कि बच्चे आके बताते हैं सर ये आ रहा है, तो बच्चों ने ये बताया कि सर वो एक सवाल होता है उसमें कैरिंग वैल्यू दी हुई है, गुडविल है, अदर एसेट है, इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट करनी है, तो वो यही वाला सवाल होता है जिसमें गुडविल है। अब आप देखिए ऐसा एक सवाल हमने आज भी किया है, और ये पास पेपर में पहले भी आया था, दोबारा आ गया। अभी जो मैंने नमाज से पहले करवाया था जिसमें वो 85 और 105। अब ये देखें आप, कैश जनरेटिंग यूनिट, बिल्डिंग प्लांट, गुडविल, करंट एसेट, याद है जिसमें मैंने करंट एसेट को 3 हिस्सों में समझाया था, ये 1,10,000। अब इसमें भी करंट एसेट पे इंपेयरमेंट, तो ये करंट एसेट की बाइफिकेशन, इन्वेंट्री डैमेज, रिसीवेबल, बैड डेट्स कुछ नहीं बताया हुआ। इंपेयरमेंट रिव्यू कह रहा है कि 80 मिलियन हो गई है, कितने का इंपेयरमेंट लॉस? 30 का। सबसे पहले किसको उड़ा दो? 15, बाकी रह गए 15। अब ये 45 और 20 5 के टेबल में आते हैं, 5 4 20, 5 9 45, 9 और 4 का रेशो निकलेगा, एलोकेट करना है, दैट्स ऑल। बस सिंपल सवाल था जी। वो ऑल इज वेल है। पहली बात तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि कॉमन ये होते हैं, और मैंने उसको बता दिया कि उस पर इंपेयरमेंट कैसे होती है। फिलहाल तो यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, अनलेस एंड अनटिल हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी हम उसको इग्नोर करेंगे। हम ये अज्यूम करेंगे कि करंट एसेट ऑल इज वेल, मतलब इन्वेंट्री अप टू डेट है, रिसीवेबल में कोई बैड डेट्स नहीं है, कैश इंपेयर्ड होता ही नहीं है। जी बोले, कोई सवाल ऑनलाइन? करंट एसेट की डिटेल होगी तो अभी मैंने इन्वेंट्री पे किया है ना, ठीक है। अच्छा ये जो आखिरी सवाल है ना, ये भी बेकार सा सवाल है। मतलब एग्जामिनर ने पता नहीं क्यों, बात दफा तो मुझे अजीब ही लगता है, एग्जामिनर प्रोफेशनल होके थोड़ा सा नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाता है। मतलब अगर आप इस सवाल को पढ़ेंगे ना
तो आप बोलेंगे सर पता नहीं क्या क्या बोल रहा है ये, और जो जो चीजें ये बोल रहे हैं ना उन चीजों का पूरे सवाल में कोई लेना देना, ऐसा लगेगा आप कोई रीडिंग का पेपर देने आए हुए। अब आप पढ़े, देखिए आसिफ भाई इन्होंने लिखा क्या है, अल-सैफ पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड APPL is one of the Pakistan's leading energy companies engaged in the business of oil refining and petroleum marketing and logistics. APPL is located in Karachi and its mission is to meet the customer energy need all over Pakistan. The company explores, extracts and refines a wide range of petroleum products with a vision to achieve sustainable efficiency and profitability while upholding high standards to address environmental health and safety requirement. इसका सवाल से कोई लेंगे? बंदा बोलेगा क्या पढ़ रहा हूँ भाई, मैं कोई मैनेजमेंट का पेपर देने आया हूँ, कोई मिशन विजन पढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा, recently APPL has a drilling platform in the Arabian Sea. अब ये कराची से वहां पहुंच गया, where it extract natural gas and crude oil as per requirement of the legislation. The company has to remove and dismantle the platform at the end of its useful zindagi. Accordingly, the company has included an amount in its accounts for removal and dismantling costs and is depreciating this amount over the platform expected life. ये एक पॉइंट थोड़ा सा है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। असल में देखिए कमोवेश हमारे पास 15 मिनट है, और मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगला IAS में IAS 16 पढ़ाता हूँ, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। असल में ये पॉइंट उससे लिंक कर रहा है, क्योंकि हम जो एसेट डेप्रिशिएट करते हैं वो IAS 16 के एसेट है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। और दूसरी बात ये कि IAS 16 में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट। कुछ तो आप लोग पढ़ के भी आते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ICOM BCom वगैरह में, हम देखते हैं जब एसेट की कॉस्ट निकालते हैं, लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करते हैं, अदर कॉस्ट में आपकी जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस है, लाइक आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन चार्जेस है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है, इसके अलावा जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस होता है। एक और कॉस्ट होती है, वो नॉर्मली एकेडमिक लेवल पे शायद नहीं पढ़ाई जाती, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अब ये जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है ना, इसके 3-4 नाम है। इसको डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी कहते हैं, इसको रिमूवल कॉस्ट भी कहते हैं, इसको डीकमीशनिंग कॉस्ट भी कहते हैं, इसको डिसमेंटलिंग कॉस्ट, रिमूवल कॉस्ट, डीकमीशनिंग कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अब ये क्या होती है, देखिए आपने ये एसेट एट द एंड ऑफ लाइफ यहां से रिमूव करना है, डिसमेंटल करना है, उस वक्त भी एक कॉस्ट लगेगी, लेकिन वो कॉस्ट आज नहीं उस वक्त लगेगी। अब उस वक्त का मतलब फ्यूचर, लेकिन हम फ्यूचर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रेजेंट में। तो IAS कहता है, जब मैं आपको IAS 16 पढ़ाना शुरू करूंगा तो IAS कहता है कि आप जब एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट करें, उसमें वो सारी बातें बताऊंगा। कॉस्ट के अंदर आपकी परचेज प्राइस प्लस इंपोर्ट ड्यूटी प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, रिफंडेबल वाला ऐड नहीं होता, लेकिन नॉन रिफंडेबल टैक्स एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। इंपोर्ट ड्यूटी, कोई डिस्काउंट वगैरह मिला है वो माइनस हो जाएगा। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस, लाइक जो मैं भी कह रहा था, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, कैरेज, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट एक्सेट्रा। प्लस एक और बात IAS कहता है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। और मैंने जो हैंड आउट में शुरू के 2 सवाल रखे अपने IAS 16 में, उन दोनों में हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, और वो दोनों एक ग्रिपिंग से सवाल लिया हुआ है, एक किसी और किताब से मैंने, दोनों में डिसमेंटलिंग कॉस्ट है। और डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी एट द टाइम जब आप एसेट को इनिशियली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जब एसेट डेबिट कर रहे हैं, वो कैश दिया तो नहीं है, उसको डिसमेंटलिंग लायबिलिटी, एक प्रोविजनल लायबिलिटी है, वो भी प्रोविजन है, क्योंकि वो अमाउंट सर्टेन, वो आपकी टाइमिंग भी नॉर्मली शायद सर्टेन। तो IAS कहता है उसको आप एज अ प्रोविजनल लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हो। तो आप जब एसेट डेबिट करते हो, उस एसेट में फ्यूचर वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर लेते हो, और उसको किसकी कॉस्ट में ऐड कर देते हो, एसेट की। जब वो एसेट की कॉस्ट में डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऐड हो जाएगी, तो ओवर द लाइफ जब एसेट डेप्रिशिएट होगा, तो वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी क्या हो रही होगी, ये जुमला जो लिखा होता है ना ऊपर, अब ये पढ़ें। As per the requirement of the legislation, the company has to remove
and dismantle the platform at the end of zindagi. Accordingly, the company has included, yes, an amount in its accounts for the removal and dismantling cost and depreciating this amount over the platform expected life. मैं जब अगली क्लास में पहला सवाल कैलकुलेट करूंगा, we are required to calculate cost, उसमें डिस्पेंटिंग कॉस्ट है, हम उसको ऐड करेंगे तब हमारे पास एसेट की कॉस्ट आएगी और उसी कॉस्ट पे एसेट को डेबिट करेंगे. नो डाउट कैश नहीं दिया, डिस्पेंटिंग वाला नहीं दिया, बाकी दे दिया है. जो डिस्पेंटिंग वाला नहीं दिया वो एज अ डिस्मेंटलिंग लायबिलिटी रिकॉर्ड हो जाती है. अच्छा, दूसरी बात, और जब सर ये डिसमेंटलिंग का जो इंटरेस्ट होगा वो अनवाइंड जब होगा तो पीएनएल पे जाएगा. जी, डिस्पेंटिंग का जो इंटरेस्ट होगा वो आपका पीएनएल पे जाएगा, क्योंकि डिस्पेंटिंग कॉस्ट आज हम रिकॉर्ड करेंगे पीवी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्यूचर वैल्यू ज्यादा होती है, तो हर साल जो डिफरेंस है वो क्या काउंट होता है, इंटरेस्ट, और उसका इंटरेस्ट. ठीक है ठीक है. अच्छा, ठीक है. अब इस सवाल में है ना, एग्जामिनर ने आपको ये कहा कि आपके प्लेटफॉर्म की कैरिंग वैल्यू 840, सीवी आ गई 840. सीवी को किससे कंपेयर करते हैं? हाँ, अब रिकवरेबल अमाउंट के लिए इसने कहा अनदर ऑयल कंपनी हैज ऑफर्ड 784 मिलियन. एक ऑयल कंपनी है वो आपको ऑफर कर रही है कि मुझे कितने का भेज दो. हाँ, फॉर द परचेज ऑफ द प्लेटफॉर्म buyer has offered to on overall responsibility for dismantling and removing the platform at the end of life. वो कह रहा है कि मैं खरीद भी रहा हूं और एंड ऑफ लाइफ पे मैं इसको यहाँ से डिसमेंटल भी खुद करूंगा, रिमूव भी. आप मुझसे आज 784 मिलियन ले लो, आपकी बुक में कितने का आ रहा है? 840. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड कैश फ्लोज फ्रॉम द कंटिन्यू वर्किंग प्लेटफॉर्म इज 924 मिलियन. अगर आप इसको यूज करते रहे तो फ्यूचर में जो वैल्यू मिलेगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? लेकिन बिफोर एडजस्टिंग फॉर डिस्मेंटलिंग कॉस्ट, इसमें से भी आपको क्या एडजस्ट करनी है वो नीचे बता रहे हैं. कैरिंग अ वैल्यू इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द प्रोविजन ऑफ डिस्मेंटलिंग एंड रिमूवल इज करेंटली, अभी इसकी क्या वैल्यू है? इसका मतलब ये है 924 में भी क्या एडजस्ट नहीं हुई. तो आप जरा मुझे कोई एक स्टूडेंट 924 में से माइनस कर दे 168. अच्छा, ये 756 जो है ना, ये बेसिकली आपके पास क्या आ गई? वैल्यू इन यूज. 756 क्या आ गई? हालांकि वैल्यू इन यूज ज्यादा है लेकिन उसमें भी क्या एडजस्ट नहीं हुई है. अगर मेरे जेब में 924 आ रहे हैं लेकिन मुझे कुछ देने भी तो है, डिस्पेंटिंग के वक्त कितने देने, तो ओवरऑल मेरी जेब में कितने आ रहे? ठीक है, क्या कोई बंदा आपको ऑफर दे रहा है मुझे इतने का भेज दो 784, और वो कह रहा है मैं खुद ही डिस्पेंटल करवाऊंगा, आपको उसकी टेंशन की जरूरत, तो ये क्या हो गई? फेयर वैल्यू. ऐसा ही है, इन दोनों में से हायर क्या है? ये इस एसेट की क्या हो गई? RA, और इस एसेट की CV ज्यादा है. कितनी थी? 840. इज देयर एनी, कितना है? 56 से शायद, ये इसका आंसर था. 56 है, 756. ये बताओ आपने फ्यूचर कैश फ्लो की पीवी निकाल ली, कितना है? अच्छा, आगे का जुमला नहीं पढ़ोगे? हाँ, आगे लिखा हुआ B फॉर एडजस्टिंग, सही है, हालांकि A फॉर एडजस्टिंग होता है, लेकिन चले B फॉर एडजस्टिंग फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट. ये जो आपकी 924 है ये B फॉर एडजस्टिंग है या A? मतलब इसका मतलब है इसमें अभी आपने उसको काउंट, अगर आप ये सोच रहे आपकी जेब में कितने पैसे आएंगे? 924 मिलियन, लेकिन जब सीधे हाथ से 924 मिलियन आएंगे तो सीधे हाथ से कितने पैसे जाएंगे? भी 124. तो नेट वैल्यू न्यूज कितनी हो गई? 750. यार तुम तो सर्टिफाइड मेहमान हो भाई, ये देखो कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है. आपकी जेब में 924 आ रहा है माइनस, हाँ, बिफोर एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट करने से पहले. अभी वो एडजस्टमेंट बाकी है, ये खाली फायदा देख रहे हो. आप एक बात सुन लो, आप मार्केट में जा रहे हो, सर 168 ऐड नहीं करेंगे 784 में, सोच रहे हो, लेकिन उन जानवरों को वहां रखना, उनको चारा खिलाना, वहां के एंट्रीज कॉस्ट पे करना, वहां का टैक्स पे करना, ट्रांसपोर्टेशन, उसको नहीं देखोगे, उस सब इग्नोर कर दोगे, खाली जितने का बेचा उस पर फायदा निकाल लोगे. मेरे भाई कुछ पैसे जाने भी है,
नेट वैल्यू इन यूज कितनी होगी 756। सामने वाली पार्टी कितने में खरीदी है और वो कह रहा है फिर आप भूल जाओ, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो मैं खुद सफाई करवाऊंगा, रिमूवल मैं खुद करूंगा। अब आप मुझे बताएं हायर वैल्यू क्या है और आपकी बुक में कितना आ रहा है 840। इज देयर एनी इंपेयरमेंट लॉस? है ना, 840 इज हायर एज कंपेयर टू 784। 56 का क्या था? अब इसमें आपको बताना था डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो कितने का शो करोगे? वेरी गुड, ये इसका आंसर था। और आपको ये बताना था कैलकुलेट द इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी, वो आप बता चुके कितने 56, ये इसका आंसर है। तो भाई सर 784 में सिर्फ एग्जामिनर ने पता नहीं क्यों कंफ्यूज करने के लिए इतनी लंबी कहानी सुनाई है। एक मिनट, एक ऑनलाइन जी बोले, क्या बात है? सर मैं ये पूछ रहा था 784 में 168 नहीं करेंगे जो हमने लॉस बुक कर चुके हैं वो, सॉरी। अच्छा भाई, एक कॉलर है हमारे साथ, वो कहते हैं सर 784 में आपने 168 को एडजस्ट नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि वो कह रहा है कि वो मैं जिम्मेदारी आपको नहीं देने पड़ेंगे, आपको वो 784 देके बोला साइड में हो जाओ, आप 784 लो। नहीं सर, हम कॉस्ट तो बुक कर चुके हैं ना 168। पढ़े क्या लिखा हुआ है? Another oil company has offered 784 million for the purchase of the platform. The buyer, खरीदार, has offered to on, मैं on कर लूंगा, overall responsibility for dismantling and removing the platform at the end of life. आज 784 लो, साइडलाइन हो जाओ। सही है? एक बात, ठीक है, नहीं साइडलाइन होते खुद इस्तेमाल करोगे तो नजर तो आ रहा है 924, लेकिन एंड में जेब से जाएंगे कितने? उसकी आज की वैल्यू 1 माइनस करने के बाद कितना बचेगा? तो मैक्सिमम इसकी क्या वर्थ बन रही है और हमारी बुक में कितना आ रहा है? 784। जी क्लियर हो गया भाई? जी जी क्लियर हो गया सर। मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा था 168 की हम कॉस्ट बुक कर चुके हैं ना अपने पास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बस ये पूछना चाह रहा था। जी जी बिल्कुल सही है, जो हमें ये एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। बिल्कुल। एनीथिंग एल्स? कोई सवाल किसी का? That's all for IAS 36 and that's all for today as well. Allah Hafiz wa Nasir, Pakistan Zindabad. Next class would be inshallah on coming Friday 6 to 9 as usual. Inshallah it would be hybrid physical plus online inshallah. भाई एक बात सुन ले, वैसे तो अब मैंने फिजिकल प्लीज बी साइलेंट एक अनाउंसमेंट सुन ले। देखिए वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट ये 2 दिन आपके कंफर्म कर दिए, फ्राइडे सैटरडे 6 to 9 हाइब्रिड इंशाल्लाह, फिजिकल प्लस ऑनलाइन, ठीक है, प्लस रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह मिलती रहेगी। लेकिन भाई देखिए इंसान है, कभी कहीं जाना पड़ जाए, शादियों का सीजन है और अभी एक्सपेक्टेड कमिंग वीक में भी एक कार्ड आने वाला है, कुछ खानदान में शादियां वगैरह हैं। तो अगर इन केस फ्राइडे या सैटरडे पड़ता है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, कंपनसेट करूंगा, चाहे वो संडे करूं चाहे थर्सडे। वैसे मेरे लिए फिजिबल थर्सडे होता है क्योंकि मैं थर्सडे भी यहाँ होता हूँ। तो अगर ऐसा होगा तो मैं आपको वेडनेसडे एक मैसेज किया करूंगा, वॉइस मैसेज, कि भाई मैं सैटरडे या फ्राइडे में से एक दिन नहीं आ सकता, मुझे जाना है, तो मैं थर्सडे ले रहा हूँ। तो आप लोग जो आ सकता है वो फिजिकल आ जाए, जो नहीं आ सकता वो ऑनलाइन ले ले, रिकॉर्डिंग अदरवाइज आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर,